मुझे तुम्हारी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं बहुत विंडिक्टिव हूँ। मैंने सोच लिया तो बदला लेकर रहता हूँ। ध्रुव उत्तर प्रदेश आया ही इसलिए था कि मित्रन से मुलाकात हो सके, पर उसे बाकी लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात होने की उम्मीद नहीं थी। जब उसे तेजस्वी के बैकग्राउंड के बारे में पता चला, तब से ध्रुव भी हैरान था। स्टील ट्रियो का इन्फ्लुएंस पूरे एशिया में बहुत अच्छा था और कोई कानून नहीं था जो इन्हें गिरफ्त में ले सके। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि गिल फैमिली का वारिस बनाने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से काम कर रहा होगा। ना ही उसे ये उम्मीद थी कि तेजस्वी मित्रन का बैकग्राउंड इतना पावरफुल होगा। आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ध्रुव को और भी ज्यादा शॉकिंग बातें पता चली, जैसे कि तेजस्वी असल में मित्रन फैमिली का सदस्य था। मित्रन फैमिली पहले से ही काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रही थी। सारी ताकतों के बारे में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ध्रुव और भी ज्यादा हैरान था। ध्रुव ने तभी सोच लिया था कि उसे हर कदम तेजी से उठाना होगा ताकि वो इस परेशानी को जड़ से उखाड़ सके, क्योंकि अब गोली बंदूक से निकल चुकी थी। इसलिए ध्रुव के पास अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। समांथा अपने हाथों से ध्रुव को सहलाने जा रही थी, पर ध्रुव की सख्त आंखों को देखकर समांथा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ध्रुव की आंखों की सख्ती देखकर समांथा डर गई थी। समांथा को इसका काफी एक्सपीरियंस था। आमतौर पर जब मैच्योर औरतें किसी जवान लड़के को सेड्यूस करना चाहती हैं तो लड़कों के पास कोई मौका होता नहीं है। खासकर ध्रुव की उम्र के लड़के जल्दी फिसल जाते हैं, और ध्रुव की सख्त नजरों ने समांथा को ही डरा दिया था। ये नजरें स्टील ट्रियो की तुलना में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। समांथा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए समांथा ने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, मिस्टर गिल, एल्डो फैमिली वुड बी इन योर सर्विस, एनी सर्विस फॉर यू। आप जो चाहे हुक्म दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। समांथा ने आंखें मटकाते हुए फिर से कहा, प्लीज मिस्टर गिल, अगर आप चाहे तो एल्डो फैमिली की हर चीज आपकी हो सकती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ध्रुव उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ध्रुव एल्डो फैमिली की अपार दौलत के बारे में अच्छे से जानता था। ये बंगला जहाँ समांथा रह रही थी वो भी किसी महल सा दिखता था। हालांकि ये शहर से बहुत दूर था, लेकिन शानदार था। ध्रुव बाहर गया और इधर उधर टहलने के बाद कुछ सोचकर उसने समांथा से कहा, समांथा, पुलिस को फोन करो। समांथा समझ नहीं पाई ध्रुव क्या कह रहा था। कंफर्म करने के लिए समांथा ने फिर से पूछा, क्या पुलिस को? पर क्यों मिस्टर गिल? ध्रुव ने कैजुअली कहा, आग लगने की रिपोर्ट लिखवाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद ध्रुव ने मिस्टर जोश को आंख से इशारा किया। मिस्टर जोश ने हाँ के अंदाज में अपना सिर हिलाया। वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव क्या करने को कह रहा है। फिर उसने तुरंत ही एल्डो फैमिली के शानदार बंगले को आग के हवाले कर दिया। पूरा बंगला धू धू कर जलने लगा। थोड़ी देर में फायर फाइटर भी आ गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ध्रुव ने पूरा बंगला जलाकर राख कर दिया था। समांथा ध्रुव को घूर रही थी। लग रहा था जैसे वो ध्रुव को कच्चा चबा जाएगी। उसने ध्रुव को धमकी देते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगी? समांथा गुस्से में कांप रही थी, पर ध्रुव पहले की तरह बेखौफ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टील ट्रियो के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर आ भी गए तो बहुत कम लोग ही आएंगे। अगर वो यहाँ आ पाते तो वो तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर यहाँ न रखते। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और अगर आ भी गए तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। एल्डो फैमिली का पूरा विला जल चुका था, लेकिन ध्रुव बेहद शांत था और ध्रुव को अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा बंगला जलाने के बाद भी ध्रुव को लग रहा था कि वो अपना घर जलाने का बदला पूरा नहीं ले पाया था। वो और भी कुछ करना चाहता था, पर तभी निहाल का कॉल आ गया। निहाल थोड़ा घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। ध्रुव सर, मैंने गिल फैमिली के असिस्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। उसने कहा है कि वो भी आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती है। गिल फैमिली के उत्तराधिकारी के तौर पर ध्रुव ने केवल पहला कदम उठाया था। असली खून खराबा होना तो अभी बाकी था, क्योंकि आज की गिल फैमिली की विरासत को पाना पुराने जमाने के राज परिवार को पाने से कम नहीं था। ध्रुव ने निहाल को जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे भी उससे कुछ कहना है। इससे पहले कि निहाल असिस्टेंट को फोन देता, उसने ध्रुव को याद दिलाते हुए कहा, सर, आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आप उससे बात करते वक्त अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। ध्रुव ने हाँ कहा और निहाल ने फोन गिल फैमिली के असिस्टेंट को दे दिया। ध्रुव, ट्राई। फोन के दूसरी तरफ से एक खूबसूरत लड़की की आवाज सुनाई दी। जवाब में ध्रुव ने कहा, यस, इट्स मी। फोन की दूसरी तरफ असिस्टेंट कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। वो अभी तक गिल फैमिली के बहुत से वारिसों से मिल चुकी थी और सभी ध्रुव से बेहतर लग रहे थे। असिस्टेंट ने फिर से पूछा, क्या आप तेजस्वी से मिले थे? ध्रुव ने बहुत डायरेक्ट जवाब दिया, मैं उससे मिल चुका हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ध्रुव के इस तरह पूछने पर असिस्टेंट का मुंह बन गया। उसने थोड़े अजीब लहजे में कहा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। क्या आपने फैमिली रूल बुक नहीं पढ़ी? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मुझे तेजस्वी ने ही वहाँ इनवाइट किया था।
मेरे वहां जाने से पहले मैं सच में नहीं जानता था कि वो भी गिल फैमिली का उत्तराधिकारी है। इसके अलावा उसने मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इन्वाइट किया था। मैं अपने देश के फायदे, अच्छे रिटर्न और रेपुटेशन वाले ऐसे प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकता। ध्रुव के ऐसा कहने के बाद असिस्टेंट सोच में पड़ गई। ये सच था कि ध्रुव ने नियमों को नहीं तोड़ा था। ओके, असिस्टेंट ने आगे कहा, आज रात में मिलने का समय तय करिए। आज के बाद आपको मुझे अपनी हर एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। वो थोड़ी डोमिनेटिंग स्वभाव की लग रही थी और ध्रुव को ये पसंद आ रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। तेजस्वी ने आज रात मेरी एबिलिटीज देखी तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उसने मेरे नाम पर 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। इसके बाद वो मुझे अपनी सारी बची हुई प्रॉपर्टी और एसेट्स भी देना चाहता था। आपको क्या लगता है, अगर मैं उसे मना करता तो ये थोड़ा एरोगेंट लगता, और अगर वो अपनी खुशी से देना चाहता है तो मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशी होती। ध्रुव इतने कैजुअल तरीके से बात कर रहा था जैसे अरबों नहीं हजारों की बात कर रहा हो। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट के मुंह से निकला, क्या? ये सुनकर असिस्टेंट की आंखें सिकुड़ गई थी। तेजस्वी की नेट एसेट्स ही 30,000 करोड़ रुपए के थे। अब तेजस्वी के पास केवल 14,000 करोड़ रुपए ही बचे थे। वो इतना पैसा ध्रुव को कैसे दे सकता है? असिस्टेंट को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप नहीं ले सकते। उसके मन में ध्रुव का इंप्रेशन अच्छा नहीं था और ये बातें सुनकर ध्रुव का इंप्रेशन और भी कम हो गया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, मैं क्यों नहीं ले सकता? आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती हैं? ध्रुव की बात सुनकर असिस्टेंट हैरान रह गई। ध्रुव को उसे मजबूर करने का क्या मतलब था? पैसा तेजस्वी का था। असिस्टेंट ने गिल फैमिली के सभी उत्तराधिकारियों की जांच की थी, जिसमें तेजस्वी के होल्डिंग्स को देखकर वो समझ गई थी कि तेजस्वी इन्वेस्टमेंट करने के मामले में काफी टैलेंटेड था। बस तेजस्वी की एक खराबी थी कि तेजस्वी एक यंग ग्रेजुएट था। उसे विदेशी बाजारों की अच्छी समझ थी, पर एशियन मार्केट के बारे में कोई खास समझ नहीं लग रही थी। और आने वाला समय एशियन मार्केट का था। भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड के मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर तेजस्वी को इसकी कम समझ थी। वहीं ध्रुव इंडियन मार्केट से बाहर ही नहीं गया था। असिस्टेंट ने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, ध्रुव, भले ही तेजस्वी चाहता हो, पर गिल फैमिली में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला है। इतना कहकर असिस्टेंट ने फोन रख दिया। निहाल असिस्टेंट के ठीक सामने खड़ा था, इसलिए उसने असिस्टेंट के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ते देखे थे। निहाल ध्रुव को कुछ नहीं समझा पाता था, इसलिए उसने लाचारी में अपना माथा पीट लिया। ध्रुव को समझाया था कि असिस्टेंट के सामने ढंग से बात करे। इधर दोनों के बीच बात खत्म होते ही तेजस्वी को एल्डो फैमिली की तरफ से एक फोन आया। ये कॉल समांथा ने नहीं बल्कि तेजस्वी के दादा विलियम एल्डो ने किया था। ग्रैंडपा, आप? तेजस्वी कश्मकश में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने दादाजी को ध्रुव के बारे में बताए या ना बताए। अगर उसके दादा को पता चल गया कि ध्रुव को एल्डो फैमिली के बारे में सारी जानकारी है, यहाँ तक कि उसके पापा के बारे में भी पता है, तो पता नहीं दादाजी कैसे रिएक्ट करें। तेजस्वी, जल्दी करो और गिल फैमिली के असिस्टेंट को कॉल करो। ग्रैंडपा विलियम काफी सीरियस लग रहे थे, पर उनकी बात आगे सुने बगैर ही तेजस्वी ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, पर ग्रैंडपा, मेरे पास ध्रुव को बेनकाब करने का कोई तरीका नहीं है, न मेरे पास कोई सबूत है। मैंने ही उसे आज रात के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, पर अब मुझे लग रहा है कि उसने काफी पहले मेरे पीछे इंटेलिजेंस टीम लगा रखी थी। विलियम ने कुछ नहीं कहा। जाहिर था कि तेजस्वी उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाया था। कुछ देर रुकने के बाद विलियम ने फिर से कहा, तेजस्वी, तुम असिस्टेंट को कॉल करके बता दो कि तुम गिल फैमिली के उत्तराधिकारी का दावा छोड़ रहे हो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया है। अब जो मैंने कहा वो जल्दी करो। क्या? तेजस्वी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके ग्रैंडपा उससे हार मानने को कह रहे थे। तेजस्वी अगर गिल फैमिली का वारिस बन जाए तो एल्डो फैमिली की कंडीशन सुधर सकती थी, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं बची थी। हाँ तेजस्वी, तुमने ठीक सुना। तुम्हें ये दावा छोड़ना होगा और अपना सारा पैसा ध्रुव को ट्रांसफर कर दो। विलियम ने फिर से तेजस्वी को समझाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक उतावलापन था। उधर ग्रैंडपा की बात सुनकर तेजस्वी गुस्से से फटने वाला था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि अपने ग्रैंडपा की बात ठीक से वो सुन नहीं पा रहा है। क्या उसके ग्रैंडपा उससे अपना सारा पैसा ध्रुव को ट्रांसफर करने को कह रहे थे? ये कैसे हो सकता है? जब तेजस्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो विलियम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो, एक पल की भी देरी मत करना। स्टील ट्रायो के लोगों का भी यही कहना है। स्टील ट्रियो का नाम सुनकर तेजस्वी को सच में शॉक लगा। एल्डो फैमिली को स्टील ट्रियो सपोर्ट करता था, जिसके बारे में तेजस्वी शुरू से जानता था। पर जब उसके ग्रैंडपा ने स्टील ट्रियो का नाम लिया तो तेजस्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेजस्वी पहले ध्रुव के पास जाकर उससे कुछ नेगोशिएट करना चाहता था, फिर वापस जाकर एल्डो फैमिली के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहता था, पर उसके ग्रैंडपा उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि तेजस्वी तुरंत उनका कहना मान ले। एल्डो फैमिली के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब उसके ग्रैंडपा ने इस बारे में बात करने की पहल की हो।
नहीं तो ग्रैंडपा ने आज तक कभी गिल फैमिली का वारिस बनने के टॉपिक पर बात नहीं की थी। वहीं ग्रैंडपा विलियम एल्डो खुद भी हैरान थे। इतने सालों की मेहनत, इतने पैसे खर्च करने के बाद आज स्टील ट्रियो के लोगों ने विलियम को पर्सनली बुलाकर समझाया था कि तुरंत एल्डो फैमिली अपना दावा छोड़ दे और ध्रुव के साथ अपने सभी पंगे तुरंत खत्म कर दे। ग्रैंडपा ने तेजस्वी से ज्यादा बातें नहीं की और बस इतना कहा, ध्रुव के साथ खिलवाड़ मत करो। विलियम से स्टील ट्रियो ने जो कुछ भी कहा उसके आगे विलियम ने कोई सवाल भी नहीं किया। पता नहीं क्यों उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अच्छे से जानते थे कि ध्रुव के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। अगर कोई स्टील ट्रियो को मजबूत कर सकता है तो वो तो बहुत ही ताकतवर इंसान होगा। और ग्रैंडपा विलियम का शक जसविंदर पर था जो ध्रुव की तरफ खड़ा था। तेजस्वी की बोलती बंद हो गई थी तो उसके ग्रैंडपा ने कहा, ओके तेजस्वी, मैंने जो कहना था कह दिया और मैंने जो कहा उसे तुरंत पूरा करो। इतना कहते ही ग्रैंडपा विलियम ने फोन काट दिया। फोन के कट्टे तेजस्वी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा ने ये कहने को कहा था। ग्रैंडपा उससे गिल फैमिली की विरासत का दावा छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी विरासत छोड़ने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करेगा। आखिर स्टील ट्रियो ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? उधर यूपी में एल्डो फैमिली के बंगले में बी अ स्मार्ट पर्सन। तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है, क्योंकि जब गौरदास वर्मा वापस आएंगे तो मित्रन फैमिली को भी पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रही हो। पूरा बंगला जलकर तबाह हो गया था। समांथा उसे जलता हुआ देख रही थी। इस समय वो ध्रुव पर इतनी नाराज थी कि उसका बस चलता तो ध्रुव को भी इस बंगले के साथ जला देती, पर ध्रुव बेखौफ था। इतना कहकर ध्रुव घूमा और बगैर पीछे देखे चला गया। ध्रुव के जाने के बाद तेजस्वी के ग्रैंडपा विलियम ने तुरंत समांथा को सहारा दिया। समांथा हार मानने के बाद अभी भी सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं थी। पापा जी, हमें क्या करना चाहिए? विलियम ने निराशा में फोन देते हुए कहा, स्टील ट्रायो की बात मान लो। अभी तो समांथा सच मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन ये बातें सुनने के बाद समांथा की आंखें सूनी सूनी हो गई थी। उसे हैरानी थी कि कामयाबी के इतने करीब आने के बाद इतना पावरफुल अपोनेंट कैसे आ गया। इससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उसे धूल चटाने वाला ध्रुव अभी 22-23 साल का लड़का था। समांथा ने विलियम को घूरते हुए कहा, पापा जी, ध्रुव बहुत घमंडी, बहुत एरोगेंट है। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है, वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। विलियम अच्छे से जानता था कि एल्डो का बंगला जलने के बाद अब एल्डो फैमिली किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। तेजस्वी का गिल फैमिली के वारिस के पद से रिजाइन करना और भी ज्यादा बुरा था। विलियम ने समांथा को हौसला देते हुए पूछा, क्या तुम दुखी हो? समांथा ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। विलियम ने उसे समझाते हुए कहा, भले ही तुम नाखुश हो, पर तुमको अपने आप को हिम्मत देनी होगी। वारिस का अधिकार पाना एक फेयर कंपटीशन था, पर उस समय शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा था जब तुमने अपने लोगों को भेजकर ध्रुव का घर जलवाया था और तृप्ति पर हमला करवाया था। समांथा ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे बस ये लगा कि ध्रुव इतना ताकतवर नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। समांथा ने आज तक अपनी काबिलियत के दम पर एल्डो फैमिली पर अच्छी छाप छोड़ी थी और पूरी एल्डो फैमिली उसका सपोर्ट करती आ रही थी, लेकिन आज ध्रुव के एक कदम से समांथा और पूरी एल्डो फैमिली तबाह हो चुकी थी। विलियम ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी करो और जो भी सामने आ रहा है उससे डील करो। हम गिल फैमिली को नाराज नहीं कर सकते। इससे पहले समांथा को नहीं पता था कि ध्रुव गिल फैमिली का लड़का था। गिल फैमिली के किसी भी वारिस के बारे में जांच करना या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगाना रूल्स के खिलाफ था। किसी खास कारण से गिल फैमिली ने आज तक ध्रुव की हर जानकारी को बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। यहाँ तक कि ध्रुव को भी कभी पता नहीं चल पाया था कि वो इतनी बड़ी और पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। विलियम ने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गिल फैमिली में ध्रुव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। विलियम जा चुका था, पर उसके जाने के बाद भी समांथा वहीं अकेली बैठी रही। अपने घर को जलता देखकर समांथा गहरे सदमे और गुस्से में थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और एक रस्सी निकाली। उस रस्सी को एक बीम पर लटकाया और अपनी जान ले ली। समांथा हार मानने वालों में से नहीं थी, पर वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव के हाथ में मौजूद सबूत उसकी जान लेने के लिए काफी थे। और ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके अलावा स्टील ट्रियो की फोर्सेस भी समांथा को छोड़ने वाली नहीं थी। सही कहें तो ध्रुव ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने बगैर कुछ किए समांथा की जान ले ली थी। मैं जा रही हूँ, पर तुम भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। मरने से पहले समांथा ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर किसी को भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि पति पत्नी के तौर पर एक दिन साथ बिताने का मतलब होता है
पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के लिए वफादार रहना। मैंने गलती की थी, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारा है। उस समय मैं नहीं मर पाई थी और ना ही मुझ में घर लौटने की हिम्मत थी। अब मैं मरने वाली हूँ। प्लीज हमारे बेटे का ख्याल रखना। मैं इतनी गलत थी कि तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जा रही हूँ, बाय। मित्रन फैमिली में जिस शख्स को ये वीडियो मिला वो मित्रन फैमिली से था। मित्रन फैमिली के हॉल में काले कोट पहने एक शख्स ने समांथा के भेजे इस वीडियो मैसेज को देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई थी। वीडियो देखने के बाद उसका दिल काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। तभी उसके बटलर ने आकर सिर झुकाकर पूछा, सर क्या आपने मुझे याद किया? उस शख्स ने सूनी आंखों से बटलर को देखकर पूछा, अब एल्डो की फैमिली की हालत कैसी है? अब तक मित्रन फैमिली ने एल्डो फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। उनकी नजर में एल्डो फैमिली किसी कचरे की तरह थी जिसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। बटलर ने फिर से पूछा, सर क्या आप जानते हैं एल्डो फैमिली के बंगले में आग लगी है। आज उनका बंगला जलकर राख हो गया है। बटलर की बात सुनकर वो शख्स और भी हैरानी के साथ बोला, उनका बंगला किसने जलाया? बटलर ने शांत भाव से कहा, एक शख्स है जिसका नाम ध्रुव है। जवाब में उस शख्स ने हैरानी से अपने आप से पूछा, यूपी में ऐसा कौन है? ये नाम पहले तो कभी नहीं सुना। वो शख्स अच्छे से जानता था कि भले ही आज एल्डो फैमिली किसी मुसीबत में है, फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। पूरी एल्डो फैमिली को तबाह करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जवाब में बटलर ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लड़का ध्रुव शायद गिल फैमिली से है। बटलर ने खुद को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए कहा, और वो शख्स ये नाम सुनकर हैरान था। गिल फैमिली? गिल फैमिली का नाम सुनकर उस शख्स के माथे की लकीरें और गहराती चली गईं और उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, सारी तैयारी कर लो, तुम्हें मेरे साथ गिल फैमिली के पास चलना है। उसे ऐसे खड़े होता देखकर बटलर के चेहरे पर हैरानी थी। उसने पूछा, क्या आप इस मामले में इंटरेस्टेड हैं सर? इस सवाल पर उस शख्स ने घूरते हुए बटलर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दरिंदगी थी जिसे देखकर बटलर कांप उठा और आगे कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। होटल लैंडमार्क के 21st फ्लोर पर बने कैफे के VIP रूम में मिस अनिका, प्लीज थोड़ा वेट और कर लीजिए। मिस्टर गिल जल्द ही यहाँ आते होंगे। निहाल गिल फैमिली के असिस्टेंट को थोड़ी देर और वेट करने के लिए मना रहा था, पर अनिका ध्रुव से नाराज थी। आज ध्रुव का अपॉइंटमेंट था पर ध्रुव अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। उनके सामने गिल फैमिली की असिस्टेंट अनिका बैठी थी। गिल फैमिली के असिस्टेंट का दर्जा बटलर से ऊंचा था। गिल फैमिली में बटलर पुराने जमाने में राजकुमार के गुरु की तरह होते थे और जब उसके चेलों को सिंहासन मिलता था तो उनका स्टेटस भी बदल जाता था। पर गिल फैमिली का असिस्टेंट पूरी फैमिली का असिस्टेंट होता था। गिल फैमिली के असिस्टेंट के पास बहुत सारे राइट्स थे। वो फैमिली के उत्तराधिकारियों के हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। उनके इलाके की इकोनॉमिक लाइफलाइन और फंड्स और कॉन्टैक्ट्स के इस्तेमाल की मंजूरी भी वही देती थी। सबसे बड़ा अंतर यह था कि बटलर गिल फैमिली के बाहर का हो सकता था। गिल फैमिली दुनिया भर के सबसे टैलेंटेड लोगों को बटलर के तौर पर हायर करते थे, पर असिस्टेंट का गिल फैमिली की सदस्य होना जरूरी था। असिस्टेंट किसी बाहर के इंसान को नहीं बनाया जा सकता था। असिस्टेंट के ऊपर पूरी फैमिली के भविष्य की जिम्मेदारी होती थी। वो जैसे अप्रूव करेगी वो गिल फैमिली का मालिक होगा। वैसे भी गिल फैमिली के बाकी लोगों के बीच अनिका बेहद खास थी और उसका स्वभाव भी सख्त था। निहाल के समझाने पर अनिका ने गुस्से में बिफरते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे मिलने आता है या नहीं। उसने मुझे टाइम दिया था और वो समय पर नहीं आया। अनिका ने काफी शानदार ड्रेस पहन रखी थी। वो लंबी, पतली और काफी खूबसूरत थी। वो सोफे पर बैठी थी और बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे पैर बहुत सुंदर लग रहे थे। निहाल ने उसे मनाते हुए कहा, मिस अनिका, वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। निहाल की आज तक अनिका से केवल 2 या 3 बार मुलाकात हुई थी। पहली बार जब निहाल ने गिल फैमिली ज्वाइन की थी और दूसरी बार जब वो फ्रांस में एक मीटिंग अटेंड करने गया था, और ये तीसरी बार था। अनिका निहाल को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। काफी देर तक जब ध्रुव नहीं आया तो अनिका खड़ी होकर जाने लगी। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकली तो अचानक बाहर से तेज कदमों से आते शख्स से टकरा गई। अनिका ने गुस्से में उस शख्स की तरफ देखा तो पता चला ध्रुव उससे टकरा गया था। वैसे ही ध्रुव का इंप्रेशन खराब था। उस पर ये छोटी मोटी हरकतें अनिका को और भी ज्यादा नाराज कर रही थी। ध्रुव को अब भी नहीं पता था कि अनिका गिल फैमिली की असिस्टेंट थी। उसने अनिका पर एक नजर डाली और अंदर तक हिल गया। अनिका गजब की सुंदर थी और उसकी ब्यूटी का कोई कंपटीशन नहीं था। अनिका को ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। ध्रुव अनिका को घूर रहा था और उसकी नजर अनिका के चेहरे पर नहीं थी और इससे अनिका और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अनिका ने गुस्से में कहा, क्या तुम अंधे हो? पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है और कहाँ देख रहे हो? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अनिका को घूरे जा रहा था।
ध्रुव की नजरों को देखकर अनिका ने अपने हाथों से खुद को ढककर गुस्से में कहा, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ। ध्रुव ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे अग्री करता हूँ और मैं जोड़ना चाहूंगा कि सभी लड़कियां एक जैसे नहीं होती। तुम? अनिका पूरी तरह से गुस्से में थी। अभी वो ध्रुव को कुछ कहती तभी निहाल भी तेज कदमों से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। दरवाजे के बाहर ध्रुव और अनिका को इस तरह देखकर निहाल हैरान था। उसे ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। निहाल का दिमाग खराब हो गया था। निहाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, ध्रुव सर ये आप क्या कर रहे हैं? निहाल हैरान था। आज पहली बार ध्रुव गिल फैमिली की असिस्टेंट से मिला था और ऐसी हरकत कर रहा था। दरअसल ध्रुव और अनिका एक दूसरे से झगड़ रहे थे। निहाल ने अपना माथा पीट लिया। गिल फैमिली में सभी जानते थे कि गिल फैमिली की असिस्टेंट की इंसल्ट करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना मौत को दावत देने के बराबर था। निहाल के आने से अनिका को पता चला कि वो ध्रुव है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका ने अपनी आंखें सिकोड़ कर निहाल से पूछा, यही ध्रुव है? अनिका के कहने का ढंग ऐसा था मानो कहना चाह रही हो कि ध्रुव को समझा लो नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। ध्रुव ने अनिका की ओर देखा। उसका चेहरा किसी अप्सरा जैसा था लेकिन दिमाग किसी शैतान का। अगर ये गिल फैमिली की असिस्टेंट थी तो कोई भी वारिस खुद को कैसे रोक पाएगा। फिर भी ध्रुव ने निहाल से पूछा, निहाल ये सुंदरी कौन है? ध्रुव के इस तरह पूछने पर अनिका भी हैरान थी। ध्रुव इतना बदतमीज होगा ये उसने सोचा नहीं था। अगर अनिका का बस चलता तो वो ध्रुव की आंखें निकाल लेती। वहीं दोनों के बीच इस तरह के हाव भाव देखकर निहाल की हालत ऐसी थी जैसे गर्म तवे पर चींटी को डाल दिया गया हो। पर निहाल ये भी नहीं जानता था कि ध्रुव को कैसे रोका जाए। अनिका के सामने इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती थी। उसकी इंसल्ट का मतलब था गिल फैमिली की इंसल्ट। गिल फैमिली में ग्रेडिंग के कई स्टैंडर्ड थे लेकिन वो इतने कठिन नहीं थे। और अगर अनिका ध्रुव के बारे में गलत रिपोर्ट दे देगी तो ये ध्रुव के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। पर ध्रुव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अनिका सीधे ध्रुव के सामने बैठकर बोली, ओके ध्रुव, अब तुम यहाँ आई गए हो तो आओ, तुमने जिन रूल्स को इग्नोर किया है उस बारे में भी बात कर लें। अनिका इस तरह से बात कर रही थी जैसे कि वो ध्रुव को वहीं पर डेथ पेनल्टी सुनाना चाह रही हो। ध्रुव ने अनिका की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होगी। अनिका ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव अनिका से बहुत ही कैजुअल तरीके से बात कर रहा था। आमतौर पर अनिका गिल फैमिली के जितने भी उत्तराधिकारियों से मिली थी सभी ने उसे काफी इज्जत देकर बात की थी। पर ध्रुव तो पहली बार मिलते ही तुम कहकर बात कर रहा था। इसके अलावा ध्रुव की नजरें अनिका के बदन को ऐसे देख रही थीं मानो उसने पहली बार किसी लड़की को देखा हो। मेरा मतलब है मैंने कोई रूल वायलेट नहीं किया है। अनिका ने गुस्से में ध्रुव को देखते हुए कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने रूल वायलेट किए हैं या नहीं ये देखना मेरा काम है। मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अनिका की बात पर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्रुव को घूरे जा रही थी। वहीं ध्रुव ऐसे केयरलेसली खड़ा था मानो अनिका कुछ चैलेंज दे रहा हो कि देखे तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। इधर ध्रुव और अनिका के बीच जंग चल रही थी। उसी समय होटल के बाहर एक कार आकर खड़ी हुई जिससे एक शख्स निकलकर तेजी से भागता हुआ अंदर आया। जैसे उसे डर लग रहा हो कि कहीं उसे देर ना हो जाए। वो सीधे ध्रुव और अनिका के कमरे में जाकर बोला, मिस अनिका, ध्रुव ने किसी रूल का वायलेशन नहीं किया है। मैम, मैं साबित कर सकता हूं कि ध्रुव ने किसी रूल का वायलेशन नहीं किया है। उसकी आवाज तेज और काफी सख्त थी मानो वो अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहता हो। अनिका को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत करेगा। अनिका को केवल अपने इवैल्यूएशन पर ही भरोसा था और इस मामले में अंतिम फैसला अनिका का ही होता था। ध्रुव ने रूल्स का वायलेशन किया है या नहीं इसका फैसला अनिका करेगी, कोई और नहीं। उसने पलट कर देखा तो दंग रह गई। सामने तेजस्वी खड़ा था। अनिका को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव की तरफ से तेजस्वी बात करेगा। अनिका तेजस्वी को ध्रुव से ज्यादा जानती थी। वो इसलिए क्योंकि अनिका को तेजस्वी के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि तेजस्वी ने कभी भी अनिका से पर्सनली मिलने की कोशिश नहीं की थी लेकिन तेजस्वी ने अपने आप को अनिका के सामने बहुत अच्छे से पेश किया था और अनिका भी तेजस्वी से इम्प्रेस्ड थी। खासतौर पर तेजस्वी के मेडिकल इन्वेस्टमेंट को लेकर अनिका बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी। उसका मेडिकल प्रोजेक्ट न केवल फायदेमंद था बल्कि उस प्रोजेक्ट से लाखों नए एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज पैदा होने थे। हालांकि अनिका को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी इस समय आकर ध्रुव के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ध्रुव तेजस्वी का कट्टर दुश्मन था लेकिन तेजस्वी इस वक्त ध्रुव की मदद करने की कोशिश कर रहा था। आखिर चल क्या रहा है? अनिका ने मन ही मन कहा। तेजस्वी ने फिर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि ध्रुव सही कह रहा है। तेजस्वी की आवाज में अभी भी पहले जैसा जोश था। अनिका तेजस्वी की बातों पर हैरान थी। Really? उसने अपनी उंगलियां उठाकर तेजस्वी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, गिल फैमिली को चुनौती देने की कोशिश मत करो। ध्रुव, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ही एरो फैमिली का बंगला जलाया है। ये मसला पहले से ही रूल्स के वायलेशन में आता है।
और गिल फैमिली के उत्तराधिकारी का कैंडिडेचर खत्म करने के लिए इतना ही काफी है। ध्रुव हैरान था, पर उसे कोई डर नहीं था। अनिका को ये इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? सच में गिल फैमिली का इंफॉर्मेशन नेटवर्क कमाल का है। अनिका की बात खत्म होते ही तेजस्वी ने जोर देकर फिर से कहा, नहीं मैम, उसने किसी रूल का वायलेशन नहीं किया है। तेजस्वी के दिल में भले ध्रुव को मार डालने के सपने पल रहे हों, पर बाहर से वो ध्रुव के लिए जी जान से खड़ा था। इस समय अगर तेजस्वी एक भी गलत शब्द मुंह से निकालता तो इसका असर आल्डो फैमिली पर भी पड़ सकता था। इसलिए तेजस्वी एक एक शब्द फूंक फूंक कर रख रहा था। तेजस्वी ने आगे कहा, दरअसल अनिका मैम, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पहले ध्रुव का घर जलाया था और गलती से उसकी गर्लफ्रेंड को भी चोट पहुंचाई थी। इसीलिए वो मुझसे मिलने यहाँ आया था। जहाँ तक हमारी फैमिली के बंगले में लगी आग का सवाल है, तेजस्वी ने अपना सिर नीचे कर अनिका से नजरें चुराने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें ध्रुव का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी मम्मी के बटलर से बात की। उसने बताया कि घर के पास के जंगल में आग लगी थी, जिसके कारण हमारा बंगला भी जल गया। आप तो जानती हैं कि हमारा घर जंगल के बीच में है। तेजस्वी की बात सुनकर अनिका ने एक ठंडी सांस ली। वो अच्छी तरह जानती थी कि तेजस्वी किस तरह का इंसान है। गिल फैमिली का वारिस बनने के लिए तेजस्वी कई सालों से लगातार मेहनत कर रहा था और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन इस समय वो ध्रुव को इनोसेंट साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। यहाँ तक कि ध्रुव का घर जलाने का इल्जाम भी उसने कबूल कर लिया था। ये बातें गिल फैमिली को पहले से ही पता थी, पर तेजस्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। पर तेजस्वी ने इस तरह से अपनी गलती कबूल कर ली तो बात कुछ और ही हो गई थी। अनिका ने सख्त आंखों से तेजस्वी को घूरते हुए पूछा, जंगल की आग? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन बातों पर विश्वास करूंगी? तेजस्वी ने अभी भी अनिका से अपनी नजरें नहीं मिलाई। वो जानता था कि अनिका के सामने ज्यादा देर खड़े रहने पर उसका दर्द आंखों के रास्ते बाहर आ जाएगा। इसलिए तेजस्वी ने बस इतना कहा, मानो या ना मानो पर यही सच है। इतना कहकर तेजस्वी घूमा और चला गया। अनिका तेजस्वी को देखकर साफ बता सकती थी कि तेजस्वी झूठ बोल रहा था, लेकिन तेजस्वी भी ध्रुव के पक्ष में खड़ा था तो अनिका क्या कह सकती थी। जाने से पहले तेजस्वी ने पलटकर फिर से अनिका को देखकर कहा, वैसे मैंने गिल फैमिली का वारिस बनने से रिजाइन कर दिया है। तेजस्वी ऐसे बात कर रहा था मानो वो पागल हो गया हो या उसका दिमाग खराब हो। ये सुनते ही अनिका चौंक गई। इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट, इतना काबिल कैंडिडेट जो इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहा था, उसने रिजाइन कर दिया था। तेजस्वी ने जो भी कहा उसने अनिका को पूरी तरह से चौंका दिया था। उसे लगता था कि सारे उत्तराधिकारियों में केवल तेजस्वी ही सबसे सीरियस था। उसे गिल फैमिली की विरासत की सबसे ज्यादा परवाह थी और वो मेहनत भी कर रहा था। अनिका ने अपनी रिपोर्ट में तेजस्वी की सिफारिश भी की थी, लेकिन आज उसने हार मान ली थी और ये कहीं ना कहीं अनिका की हार की शुरुआत भी थी। एक दिन ध्रुव केवल एक दिन के लिए तेजस्वी के सामने गया और केवल एक दिन में तेजस्वी ने हार मान ली। तेजस्वी के जाने के बाद अनिका ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखकर पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? अनिका की आवाज में डोमिनेंस था, पर ध्रुव इतना कैजुअल था मानो गिल फैमिली के असिस्टेंट से नहीं बल्कि अपने नौकर से बात कर रहा। मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? मुझसे मिलकर उसे एहसास हो गया कि दुनिया बहुत बड़ी है और वो एक कीड़े के बराबर की हैसियत भी नहीं रखता। वो अब दुनिया का पता लगाना चाहता है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अनिका को ध्रुव का इतना कैजुअल अंदाज पसंद नहीं आ रहा था। ना वो मैम मैडम लगा रहा था, ना वो रिस्पेक्ट दे रहा था। ध्रुव ऐसे बात कर रहा था जैसे अपने किसी नौकर से बात कर रहा। अनिका को सभी लोगों ने काफी रिस्पेक्ट दी थी, इसलिए ध्रुव पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में हाँफते हुए कहा, ध्रुव, ऐसा मत सोचना कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगी। मेरी फील्ड में कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। तेजस्वी को अनिका ने रेकमेंड किया था और उसके रिजाइन करने से अनिका की काबिलियत पर भी सवाल खड़ा हो गया था। ध्रुव ने जवाब दिया, इतना नाराज भी मत हो डालेंगे। तुम्हें देखकर मैं पहले से ही घायल हूँ। इतना गुस्सा करोगी तो कहीं मर ही ना जाऊं। ध्रुव की इस तरह की बदतमीजी देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और भी गुस्से में आकर बोली, मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे इज्जत से बात करो। अनिका का गुस्सा देखकर ध्रुव ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा कि तुम भी मुझे अपनी इज्जत दोगी। ओके? ध्रुव ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। ध्रुव ने हद पार कर दी थी। ध्रुव की बात का मतलब समझते ही अनिका का चेहरा तमतमा गया। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम रुको ध्रुव, देखना मैं इस बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी और जैसे ही इसमें मुझे तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट का जरा सा भी सबूत मिला, उसी दिन तुम गिल फैमिली से बाहर निकाल दिए जाओगे। इतना कहकर अनिका अपने पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद निहाल ने दुख भरी आह भरते हुए कहा, ध्रुव सर, अनिका को नाराज नहीं किया जा सकता। आप उससे ये कैसी बात कर रहे हैं? ध्रुव ने निहाल की बात काटते हुए कंधे उचका कर कहा, रिलैक्स, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फैमिली के असिस्टेंट का काम फैमिली में मौजूद ब्लैक शीप को साफ करना है। जब उसे तेजस्वी के बारे में पता चलेगा तो आकर मुझे थैंक्स बोलेगी। अगर मैं पावरफुल रहा और उसके काम में उसकी मदद करता रहा तो अनिका मेरे सामने अपने आप झुक जाएगी। निहाल एक पल के लिए हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव से क्या कहे। हालांकि ध्रुव की बात भी ठीक थी, पर अनिका कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी जिसके साथ ध्रुव इस तरह की बातें करे या उसे नाराज करने का जोखिम उठाए। उसे छेड़े बिना भी तो अपनी बात कही जा सकती थी। तभी बाहर से अनिका के वापस आने की आहट सुनाई दी। उसने कमरे में झांक कर देखा और गुस्से में ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है ना ध्रुव? तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। अगर निहाल ना होता ना तो तुम्हें आज अभी पता चल जाता। मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी, माय फुट। इतना कहकर अनिका फिर से चली गई। जाते ही उसने तुरंत ध्रुव के बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया। इधर निहाल और ध्रुव हैरान थे कि उनकी आवाज बाहर तक जा रही थी और अनिका ने सुन भी ली। निहाल डर रहा था पर ध्रुव को हंसी आ रही थी। अगले दिन ध्रुव वापस दिल्ली आ गया। निधि को उसने बता दिया था पर निधि उसे छोड़ने नहीं आई। अगले कुछ दिनों में निधि को तेजस्वी के बारे में बहुत सी अजीब अजीब खबरें मिली। तेजस्वी ध्रुव के सामने बुरी तरह हार गया था। अगले कुछ दिनों में वो दुनिया से गायब हो गया। निधि सोच रही थी कि ये जरूर ध्रुव की चाल होगी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना टैलेंटेड सीनियर तेजस्वी ऐसे अचानक से दुनिया से गायब हो जाएगा। दिल्ली लौटने के बाद ध्रुव सबसे पहले हॉस्पिटल गया। वहां हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ध्रुव ने देखा कि तृप्ति के मम्मी पापा वहां नहीं थे। ध्रुव ने तृप्ति के बिस्तर के पास एक नया लंच बॉक्स देखा। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। तभी तृप्ति की माँ आस्था जिंदल भी वापस आ गई। आंटी, ये क्या है? शुरुआती बातों के बाद ध्रुव ने लंच बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए तृप्ति की माँ आस्था जिंदल से पूछा। पहले ध्रुव को लगा कि आंटी खाना लेकर आई हैं, पर ध्रुव जानता था कि घर से खाना बना कर लाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनका सारा समय यहाँ हॉस्पिटल में बीतता था। ओह, ये तो आभा लाई थी। तृप्ति की माँ ने लंच बॉक्स को देखते हुए कहा। आभा? ध्रुव को विश्वास नहीं हुआ तो तृप्ति की माँ ने आगे कहा, हाँ, तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं थे, पर आभा हर रोज घर से खाना बना कर ला रही थी। तृप्ति की माँ आभा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। आभा तृप्ति की सबसे अच्छी सहेली थी, इसलिए तृप्ति की माँ को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा। शुरुआत में आभा तृप्ति के लिए खाना लेकर आने वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि तृप्ति खाना नहीं खा सकती तो आभा ने तृप्ति की माँ को बताया कि वो ये खाना ध्रुव के लिए लाई थी। ध्रुव तृप्ति के लिए अक्सर हॉस्पिटल में ही रहता था। ध्रुव तृप्ति के लिए काफी मेहनत कर रहा था। तभी अचानक तृप्ति की माँ को कुछ याद आया। उन्होंने चौंक कर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, वैसे आज तेजस्वी नाम का एक लड़का आया था। वो अपने साथ देश विदेश के कई फेमस एक्सपर्ट्स को लेकर आया था और कह रहा था कि वो तृप्ति के लिए जो जरूरी होगा वो करेगा, चाहे कुछ भी हो वो तृप्ति को ठीक कर देगा। उसने ऐसा कहा। बड़ा अच्छा लड़का लग रहा था। आस्था जिंदल ने खुशी के साथ कहा और फिर ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम जानते हो तेजस्वी को? तृप्ति की माँ को समझ में आ गया था कि तेजस्वी नाम का वो शख्स काफी सीरियस था। वो न केवल देश विदेश से एक्सपर्ट्स को लेकर आया था, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च टीम और ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बड़े लोगों को भी लाया था। सभी ने तृप्ति की सारी रिपोर्ट्स देखी और करीब 1 घंटे तक तृप्ति के बारे में डिस्कस भी किया। तृप्ति की माँ की बात सुनकर ध्रुव को याद आया कि तेजस्वी ने मेडिकल इंडस्ट्री में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि पैसा सारा ध्रुव का लगा था, पर तेजस्वी इसे मैनेज कर रहा था और ये पैसा भी ध्रुव ने तेजस्वी से हथियाया था। खैर, तेजस्वी कई एक्सपर्ट को जानता था। वहीं तृप्ति की माँ ध्रुव का जवाब सुनने के लिए ध्रुव की शक्ल ही देख रही थी। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, मैं उसे नहीं जानता। हालांकि जिन लोगों को वो अपने साथ लाया था वो अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ध्रुव ने तेजस्वी को आसानी से छोड़ दिया। जवाब में तृप्ति की माँ ने खुशी से कहा, ये ठीक है, अगर वो मदद करना चाहता है तो क्यों मना करे। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है ध्रुव, मैं तुमको कैसे थैंक्स कह पाऊंगी। इतना कहते कहते तृप्ति की माँ इमोशनल हो गई। ध्रुव ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। अंत में ध्रुव ने लंच बॉक्स खोलकर आभा के लाए खाने को टेस्ट किया। खाना सच में बहुत खराब बना था। उसे खाने के बाद ध्रुव को पता चला कि आभा पहली बार खाना बना रही थी। ध्रुव ने लंच बॉक्स नीचे रखा और पूछा, आंटी, आभा कहाँ है? तृप्ति की माँ ने एक पल सोचकर कहा, पता नहीं कहाँ गई है। वो आमतौर पर दिन में 2-3 बार यहाँ आती है, पर तुम उसे मिले नहीं तो उसने केवल 1 बार आना शुरू कर दिया। ध्रुव ने फोन निकाला और आभा को फोन किया। आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव हैरान था। वो सोचने लगा कि क्या कुछ हुआ होगा। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने आभा को फिर से फोन किया। आभा ने फिर भी आंसर नहीं किया। ध्रुव ने अपने मोबाइल फोन पर मैसेजेस देखे। आभा ने बहुत पहले उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे। असल में आभा ने अपने न्यूड फोटोज भेजे थे। कुल मिलाकर वो ध्रुव को अपनी तरफ बुलाना चाहती थी। आभा की फोटो को अब इत्मीनान से देखने के बाद ध्रुव को लगा कि आभा बहुत खूबसूरत है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है।
ध्रुव को लगा कि मैक्लिस्टर क्लब की मेंबरशिप मिलने के बाद आभा शायद अपना मूड बदल चुकी है और उसके रास्ते से हट गई है। आभा के पुराने मैसेजेस पढ़ने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव की कार आभा हल्दर फैमिली के सुपरमार्केट के सामने खड़ी थी। ध्रुव अक्सर इस सुपरमार्केट में आया करता था। उसे पता था उस सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा मुफ्त सामान मिलता है। हालांकि आज हल्दर फैमिली के सुपरमार्केट का कारोबार बहुत खराब चल रहा था। ध्रुव ने निहाल से इस बात का पता लगाने को कहा था कि हल्दर का सुपरमार्केट ऐसी हालत में क्यों है। ध्रुव का भी सुपरमार्केट में पैसा लगा था। निहाल ने बताया कि ये सारी गड़बड़ मैनेजमेंट की थी। साथ ही मार्केट के मोबिलाइजेशन के कारण ऐसा हो रहा था। अब कई सुपरमार्केट्स ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे थे, जिसका असर हल्दर फैमिली के ट्रेडिशनल स्टाइल से चलने वाले सुपरमार्केट पर भी पड़ा था। सुपरमार्केट में जाने से पहले ध्रुव को आभा दिख गई। वो सुपरमार्केट में नहीं बल्कि सड़क के किनारे अकेली बैठी थी। ध्रुव दूर से देख सकता था कि आभा के चेहरे पर खरोच का निशान था। ध्रुव उसके पास जाकर बोला, What's wrong with you? ध्रुव के ऐसा बोलने पर आभा चौंक गई। उसने पलट कर ध्रुव की तरफ देखा। आभा को ध्रुव के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। उन चोटों के निशान को देखकर ध्रुव को समझ में आ गया कि ये निशान गिरने से नहीं, किसी के जानबूझकर मारने से लगे हैं। और उसने थोड़ी सख्ती के साथ फिर से पूछा, सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो मुझसे झूठ बोलती हो। किसने तुम पर हाथ चलाया? ध्रुव ने फिर पूछा। आभा चुप थी। पिछले कुछ दिनों से वो कई बार हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वहां ध्रुव को न पाकर आभा परेशान थी। एक पल के लिए आभा को लगा कि उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। उसे लग रहा था कि ध्रुव तृप्ति से मिलने हॉस्पिटल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ध्रुव आभा को अवॉइड करना चाहता था। आभा खुद की नजरों में गिर गई थी। हल्दर फैमिली की लड़की और तृप्ति की अच्छी दोस्त होने के नाते ध्रुव के साथ ऐसी बातें करना वाकई बेशर्मी थी और इसलिए आभा खुद को कोस रही थी। आज आभा हार मानने के लिए तैयार थी। आभा हॉस्पिटल में लंच बॉक्स रखकर किसी को ढूंढने चली गई थी। आभा उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। आभा की इस हालत का जिम्मेदार वही शख्स था। अगर वो ना होता तो आभा को कभी लोन के नाम पर धोखा नहीं दिया जाता और कोई भी उसे या उसकी फैमिली को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। ध्रुव ने फिर पूछा, किसने तुमको मारा आभा? आभा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ ध्रुव, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है ये निशान अपने आप मिट जाएगा, है ना? आभा भी एक सिंपल सी लड़की ही थी। भले वो बाहर से ठीक दिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू उसका साथ छोड़ चुके थे। ध्रुव ने अपनी आवाज धीमी कर ली और थोड़ा सा प्यार भरे लहजे में पूछा, मैं बस तुमसे आखिरी बार फिर से पूछना चाहता हूँ आभा, तुम्हें किसने मारा है? प्लीज मुझे बता दो। आभा ने अपना मुंह एक तरफ करते हुए जवाब दिया, इससे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ध्रुव। ध्रुव ने शांत होकर कहा, लेना देना है आभा। मेरे अलावा कोई भी मेरी आभा पर हाथ नहीं चला सकता। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, मैं तुरंत कुछ लोगों से पूरी दिल्ली में पता लगाने के लिए भेज दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आभा हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हैरत से ध्रुव की ओर देखा। मेरी आभा? ये सुनकर आभा को लगा जैसे वो ध्रुव की हो चुकी है। आभा के मुरझाए चेहरे पर अचानक थोड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। फिर आभा ने अपने चेहरे पर चोट के निशान को देखते हुए कहा, मैं बाद में इस निशान के ऊपर एक टैटू बनवाऊंगी, अच्छा लगेगा, है ना? फिर आभा ने बात बदलते हुए कहा, वैसे ध्रुव, क्या तुमने खाना खाया? मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाया था, कैसा लगा? खाने का नाम सुनकर ध्रुव जोर से हंस पड़ा। क्या उसे खाना कहते हैं? पर ध्रुव ने आभा के मुंह पर खाने की बुराई नहीं की। मैं थोड़ा पंजाबी खाना पसंद करता हूँ, मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है। इसके अलावा मैं गरीबी में पला हूँ। माँ बहुत सस्ता सिंपल खाना बना पाती थी, इसलिए मुझे सिंपल खाना पसंद है। ध्रुव ने बात बदलते हुए कहा। ध्रुव के मुंह से ये सुनकर आभा हंसती। आभा ने खुद भी वो खाना खाया था और उसे अच्छे से पता था कि उसका खाना खाने लायक नहीं था। इसलिए आभा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे पंजाबी खाना पकाना सीखना पड़ेगा, ठीक है? और हल्दर फैमिली को मैक्लिस्टर क्लब की मेंबरशिप देने के लिए थैंक्स ध्रुव। फिर थोड़ा रुककर आभा ने कहा, ध्रुव, तुमको मेरे चेहरे की चोट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अभी उतनी केपेबल नहीं हुई हूँ। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे जानती हो तो इसका मतलब है कि तुम काफी केपेबल हो। पूरी दिल्ली में कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इतना कहकर ध्रुव ने अपना फोन निकाला और तेजा को कॉल किया। ध्रुव की मदद से कुछ ही दिनों में दिल्ली अंडरवर्ल्ड के आधे से ज्यादा हिस्से में तेजा का राज था। उसके अंडर काफी लोग काम करते थे। ध्रुव का फोन आने के बाद तेजा ने खुशी से कहा, ध्रुव तुम वापस आ गए?
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? ध्रुव ने सीधे मना करते हुए कहा। नहीं, तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे किसी खास को धमकाया गया है। तेजा की आवाज में तुरंत ही जोश आ गया। ध्रुव, ये क्या कह रहे हो? अभी भी ऐसा कोई है जो तुम्हारे लोगों को धमकाने की हिम्मत करे? मुझे नाम बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाकर घसीटते हुए तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। ध्रुव ने अपने फोन का लाउडस्पीकर ऑन करके रखा था और आभा भी ये सुन रही थी। ये सुनकर आभा थोड़ी हैरान रह गई। पिछली बार आभा ने तेजा की ताकत देखी थी। ध्रुव ने आभा को देखकर पूछा, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ? लेकिन आभा पहले से ही जानती थी कि ध्रुव कितना पावरफुल और तेजा कितना खतरनाक है। आभा आज उस बूढ़े से मिलने गई थी जिसने आभा को ठगा था। वो एक कसीनो का मालिक और लोन कंपनी का 1 नंबर का धोखेबाज इंसान था, लेकिन आभा नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसे पीसते हुए कहा। मजनू का टीला? मजनू का टीला दिल्ली के नॉर्थ में एक जगह थी। वैसे तो ये जगह तिब्बती मार्केट के लिए फेमस थी, पर यहाँ आसपास कई तरह के इलीगल काम भी होते थे। ध्रुव ने तेजा से पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। यहाँ से आने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तुम वहाँ पहले पहुँच सकते हो। तुम्हारी कार मैकलिस्टर के गैरेज में खड़ी है और मैंने इसे तुम्हारे लिए मॉडिफाई करवा दिया है। तुम पहुँचकर माहौल सेट करो, मैं पीछे से ज्वाइन करता हूँ। ध्रुव अपनी कार लेने के लिए मैकलिस्टर क्लब में गया। कार अभी अभी गैराज से आई थी। कार के इंजन की आवाज सुनकर ध्रुव इम्प्रेस हो गया था। कार की स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी। कार का वेट बढ़ गया था, लेकिन अब ज्यादा स्टेबल लग रही थी। इसके अलावा कार में जेट एक्सेलरेटर लगे थे। तेजा ने सच में बहुत अच्छा काम करवाया था। ध्रुव ने हाईवे पर आकर कार को टेस्ट किया। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर पर कदम रखा, कार हवा से बातें करने लगी। इतनी तेज कि आभा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आभा ने जब देखा कि ध्रुव सीधे मजनू के टीले की तरफ जा रहा है तो हैरानी से उसने पूछा, बस हम दोनों? वहाँ बहुत खतरा है ध्रुव, वो बहुत सारे लोग हैं। ध्रुव आभा की वार्निंग को टालते हुए मुस्कुरा दिया। हम दोनों नहीं आभा, हम तीनों। तेजा भी तो आ रहा है। ध्रुव ने आभा को समझाते हुए कहा, पर आभा ध्रुव से कन्विंस्ड नहीं थी। 3 लोग काफी नहीं है ध्रुव। आभा थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बोली, ध्रुव, क्या इस लड़ाई को टाला नहीं जा सकता? उस शख्स ने शुरुआत में मुझसे झूठ बोला था। मैं तब ना समझ थी, इसीलिए वो मुझे आसानी से धोखा दे गया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है और ना ही मैं उसे दोषी ठहराती हूँ। मैं इमैच्योर थी जो उस पर विश्वास किया। अब जाने दो। आभा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, पहले बात कुछ और थी। तुम दूसरों को दोष दे सकती हो, लेकिन अब बात अलग है। अब तुम मेरी बनने जा रही हो। आभा को ध्रुव की जिद बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। बॉक्सिंग फील्ड दिल्ली में इतना फेमस नहीं था, इसलिए आभा को इस बारे में पता नहीं था। आज बॉक्सिंग फील्ड में जाने के बाद आभा को पता चला कि ये बॉक्सिंग फील्ड दिल्ली का अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग फील्ड था। अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग फील्ड में सारे गुंडे मवाली और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग दिन भर यहाँ एक्सरसाइज करते थे। यहाँ केवल बॉक्सिंग की ही नहीं और भी कई तरह की प्रैक्टिसेस होती थी। वहाँ लड़कियां आधे कपड़ों में उन गुंडे मवालियों की बाहों में पड़ी रहती थी। वो ऐसी जगह थी जहाँ आभा जैसी लड़कियां जाना पसंद न करें। अंडरवर्ल्ड दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, जहाँ ताकतवर की चलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, पर अगर किसी ने वहां जाकर रेसलिंग या मार्शल आर्ट का कोई मैच जीत लिया तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। वेल्थ, वाइन, विमेन, नेम एंड फेम। बस खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर साबित करना होता था। जब तक ध्रुव की कार बॉक्सिंग फील्ड में पहुंची तब उसने आभा से पूछा, क्या नाम है उसका? आभा ने फिर डरते हुए कहा, उसका नाम रॉनी है। वो मार्को के लिए काम करता है। मार्को का पूरा नाम मार्को दास था। ये एक गुंडा था। इसकी उम्र भले ही 34 साल हो, पर दिखने में वो 40 साल का लगता था। उसका वजन लगभग 100 किलो था और हाइट भी बहुत कम थी। ध्रुव को हॉक-आई सिस्टम से उसे लड़कियों और औरतों की पर्सनल चीजें चुराने, पैसे चुराने और ऐसे ही कई और गुनाहों के लिए कई बार जेल में डाला गया था, पर हर बार वो कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया जाता था। दिल्ली में कई लोग मार्को नाम से डरते थे। पिछले 20 सालों में मार्को को बॉक्सिंग फील्ड से काफी फायदा हुआ, लेकिन उसके शौक बहुत अजीब से थे। उसे लोगों को धोखा देने, लोगों का पैसा ठगने और किसी की परेशानी का गलत फायदा उठाना अच्छे से आता था। मार्को के बॉक्सिंग रिंग पर हमेशा नोटोरियस किस्म के लोगों का जमावड़ा रहता था। कहा जाता था कि मार्को दरिंदा था।
वो जब भी किसी को हराता था तो अपने अपोनेंट के शरीर का कोई हिस्सा फाड़ देता था। उसने अपने कितने ही अपोनेंट्स को हराने के बाद अपाहिज कर दिया था। अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मार्को अक्सर अपने आदमियों को काम देता था। उनका निशाना कॉलेज में पढ़ने वाली गरीब परेशान लड़कियां होती थी। मार्को को लड़कियों से पैसा या उनके शरीर का लालच नहीं था, बल्कि उसे लड़कियों को हताशा या मजबूरी में देखने में मजा आता था। उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। और रॉनी मार्को का छोटा भाई था, जो अपने भाई से एक कदम आगे था। ध्रुव ने अपनी कार रोकी और तुरंत कार से बाहर निकल कर आया। आभा यहाँ अकेले ध्रुव के साथ आकर डर रही थी। उसने ध्रुव को समझाने की अंतिम कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और आगे बढ़ा। ध्रुव की जीटीआर को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसने बगल में खड़ी आभा को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या री छमिया, तूने बड़ा रईस लड़का पटाया? उसे देखकर आभा थोड़ा डर कर सिकुड़ सी गई थी, तो उसे थोड़ी और हिम्मत मिली। उसने आगे कहा, आभा, तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई है? तुम्हें हमारे बॉस ने थप्पड़ मार के समझाया था, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। अभी यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने फिर से यहाँ हंगामा किया तो मैं तुम्हें उठाकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर डाल दूंगा। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखकर जमीन पर थूकते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें सीधे बॉक्सिंग रिंग में फेंक देता। तुम वैसे भी अभी एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो और हमारे यहाँ के लड़के भूखे सांड हैं। किसी का मन मचल गया तो हमारी कोई गलती नहीं। साफ था कि वो ध्रुव को उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ध्रुव की ओर उसने फिर से देखा और किस करने के अंदाज में होंठ बनाकर ध्रुव की तरफ देखकर किस करके बोला, अरे बेटा, अभी तुम बच्चे हो, यहाँ गंदे बच्चों के बीच क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव का हाथ घूमा और एक झटके में उसकी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का आकर टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि सामने गेट पर खड़े उसके दोस्त तक सकते में आ गए। उस गुंडे की गर्दन सीधी नहीं हो पा रही थी। उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव की आंखों में अंगारे चमकते दिख रहे थे। ध्रुव ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर खुद पर इतना ही भरोसा है तो जब चाहो तब रिंग में आ जाओ। मैं तुमको अभी बता दूं कि गंदे बच्चों को भी अपने बाप के सामने तमीज से बात करनी चाहिए। क्या समझा? अब चल निकल। ध्रुव एकदम दबंगों वाली भाषा में बात कर रहा था। अभी उसकी बात पूरी हो ही नहीं पाई थी कि एक लैंड रोवर के इंजन के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही हंगामा मच गया। रोनी भाई, ये बहुत पिटेगा। रोनी भाई आज अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। सब शोर मचा रहे थे, केवल ध्रुव ही शांत खड़ा था। उसने रोनी पर नजर डालकर आभा से पूछा, क्या ये यही है? आभा ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था। आभा की हाँ सुनते ही ध्रुव सीधे अपनी कार में बैठा और तुरंत एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। एक धमाके के साथ ध्रुव की जीटीआर सीधे रोनी की लैंड रोवर से जा टकराई। रोनी चौंक कर तुरंत अपनी कार से बाहर निकलना चाह रहा था। उसने ध्रुव को देखकर गुस्से में गाली बकते हुए कहा, क्या मरना है तुझे? और ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बैक गियर दबाया और फिर पूरी स्पीड से एक और टक्कर मारी। रोनी कार से बाहर ही नहीं निकल पाया कि एक और टक्कर मारी। ध्रुव की जीटीआर को अभी अभी मॉडिफाई किया गया था, इसलिए उसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पर रोनी की लैंड रोवर को भारी नुकसान हुआ था। कार के कई अंजर पंजर टूटकर सड़क पर बिखर गए थे। ध्रुव कार से बाहर निकला और रोनी की कार के पास पहुंचा। रोनी कार से बाहर निकलने ही वाला था, पर कार को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए रोनी की कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। डर के मारे रोनी विंडो से बाहर निकला। हालांकि उसके बाहर निकलने से पहले ध्रुव ने उसके पेट पर एक लात मारकर उससे पूछा, कुछ याद आया? पहचाना मैं कौन हूं? तो तुम हो? पहली नजर में रोनी वास्तव में नहीं पहचान पाया, और ध्रुव की जीटीआर देखकर रोनी हैरान रह गया। उसने ध्रुव की ओर देखकर पूछा। उसे याद आया कि एक बार रोनी आभा का पीछा कर रहा था, तो ध्रुव ने उसे धमकाया था। रोनी आभा की ओर देखकर हंसकर बोला, आभा, तुम इसे लेकर आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो। तुम्हारी फैमिली के बिजनेस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और तो और, तुम जिसे चाहे ला सकती थी, लेकिन तुम ऐसे बच्चे को लेकर आई हो। रोनी की नजर में ध्रुव उससे लड़ने लायक नहीं था। ये दास गैंग का इलाका था। यहाँ ध्रुव जैसों की कुछ नहीं चल पाएगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पीछे से कई लोग निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। सभी के सभी काफी ताकतवर, डरावने और तगड़े लग रहे थे। रोनी और ध्रुव को देखकर भीड़ में से किसी को हंसी आ गई। रोनी, क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? ध्रुव ने उसे लात मारकर कार में गिरा दिया था, साथ ही उसकी लैंड रोवर को टक्कर मारकर तोड़ दिया था, जिससे रोनी अभी भी अपनी कार से बाहर नहीं निकल पाया था।
वो निकलना चाहता था पर ध्रुव ने उसे अपने पैरों से दबा दिया था। रोनी ने काफी कोशिश की लेकिन वो ध्रुव के पैरों से बाहर निकलने में नाकामयाब रहा। रोनी को पता था कि रईस परिवार के लड़के आमतौर पर सेल्फ डिफेंस स्किल सीखते हैं। रोनी के रिंग में भी कई पैसे वाले फैमिली के लड़के आते थे, हालांकि उनका प्रोफेशनल बॉक्सर से कोई मुकाबला नहीं था। रोनी ने फिर से आभा की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, इसे लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आभा को लगा जैसे अभी अभी उसे होश आया हो। उसने एक झटके से ध्रुव का हाथ खींचते हुए कहा, ध्रुव चलो यहाँ से। आभा नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसकी वजह से लड़ाई करे या आभा की वजह से ध्रुव को चोट आए। वो ध्रुव की नौकरानी बनने को भी तैयार थी। उसे केवल मैकलिस्टर क्लब में जगह चाहिए थी और उसे लगता था कि ध्रुव की मदद से हल्दर फैमिली तबाह होने से बच जाएगी। और ध्रुव उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करे, यह उसे एक्सेप्टेबल नहीं था। आभा ध्रुव का हाथ खींच रही थी तो ध्रुव ने आभा को समझाते हुए कहा, आभा, जब तुम पैसों के कारण परेशानी में थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। फिर ध्रुव ने रोनी की ओर देखकर कहा, मैं इस मोटे से निपटने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम याद रखो कि तुमने क्या कहा था। आभा को अच्छे से याद था कि उसने ध्रुव से क्या कहा था। आभा ने तृप्ति के ठीक होने तक या उसके बाद भी ध्रुव को अपना शरीर देने का वादा किया था। और वो अच्छे से जानती थी कि रोनी के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं और उसके ग्रुप के पीछे एक बहुत बड़ी लोन कंपनी थी जिसे बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट था। और डैनी दयाल उस दास फैमिली का मुखिया था। डैनी तेजा से तो डर गया था पर रोनी थोड़ा पागल किस्म का इंसान था। आज ध्रुव तो क्या तेजा भी आ जाए तो रोनी तेजा की भी इज्जत नहीं करेगा। आभा ने डर और बेचैनी के साथ ध्रुव को खींचते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है ध्रुव की मैंने क्या कहा था। तुम इसे जाने दो, वापस चलते हैं। तृप्ति अभी भी हॉस्पिटल में है। आभा और ध्रुव जब आपस में बात कर रहे थे तो रोनी को मौका मिल गया और वो कार से बाहर आ गया। रोनी ने बाहर आते ही आभा से कहा, जाओ, अगर जा सकते हो तो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा पाओगी? इतना कहते ही रोनी ने अपने पीछे खड़े लोगों को देखकर कहा, अब खड़े होकर क्या देख रहे हो? मारो इसे। आज यहाँ से कोई भी सही सलामत नहीं जाएगा। रोनी की दहाड़ सुनकर उसके पीछे खड़े लड़के दौड़ पड़े। ध्रुव ने जसविंदर और तेजा से बहुत कुछ सीखा था। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तब ध्रुव जसविंदर से मार्शल आर्ट के स्किल्स सीखता था। तेजा के स्किल्स और भी ज्यादा खतरनाक थे, जैसे अंडरवर्ल्ड लोग लड़ते हैं। उसका तरीका ज्यादा दरिंदगी भरा था। दूसरी ओर जसविंदर सिंह के स्किल बहुत पावरफुल थे और वो काफी संभल कर लड़ता था। रोनी ने अपनी छाती ठोक कर गुस्से में कहा, तुम एक लड़की को बचाने के लिए दास के इलाके में आ गए। तुमने गलती कर दी, यहाँ नहीं आना था। अभी रोनी की बात भी खत्म नहीं हो पाई थी कि बॉक्सिंग मैदान के बाहर से कई मोटरसाइकिल के गरजने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजर आवाज की दिशा में गई तो देखा रॉयल एनफील्ड में एक पूरा गैंग चला आ रहा था जिसमें सबसे आगे तेजा था। तेजा को देखते ही रोनी का चेहरा काला पड़ गया। रोनी को देखकर लग रहा था कि उसे तेजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तेजा की बाइक रुकी। उसके साथ कम से कम 1 दर्जन लोग आए थे। तेजा ध्रुव के पास आकर बोला, ध्रुव, क्या तुम ठीक हो? अगले ही पल तेजा की नजर रोनी पर पड़ी तो उसने गुस्से में रोनी से कहा, रोनी, क्या तुम जानते हो ये कौन है? रोनी ने ध्रुव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन है? एक अमीरजादा जिसे उसकी मौत यहाँ दास फैमिली के इलाके में ले आई है। और तेजा, तुझे क्या हो गया है? कुत्ते की तरह अपने नए मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। तुझे शायद पता नहीं कि यहाँ जग्गा भी आने से कतराता है। तब भी इस लड़के ने मुझे उकसाने की हिम्मत कर दी। रोनी ने फर्श पर थूक दिया। उसे तेजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रोनी का इस इलाके में दबदबा था। इसने बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमाए थे लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट थे। यहाँ केवल बॉक्सिंग ही नहीं होती थी, यहाँ के लड़के कई अमीर लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करते थे। यहाँ की बॉक्सिंग रिंग में अगर कोई मर भी जाए तो भी किसी को कुछ नहीं होता था। तेजा ने रोनी की सारी धमकियों पर पानी फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें ध्रुव से माफी मांगने की सलाह देता हूँ। शायद थोड़े से पैसे और माफी से काम चल जाए। रोनी ने जब तेजा के मुंह से ये बात सुनी तो हंसने लगा। उसने तेजा का मजाक बनाते हुए कहा, तेजा, मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। आज जाकर पता चला कि तुम सिर्फ कचरा हो। मैं उससे माफी मांगू? मैंने कुछ गलत किया है? वो यहाँ मरने चला आया तो मैं क्या करूँ? रोनी किसी चीज से नहीं डरता था। उसकी नजर में दिल्ली उसका इलाका था जहां उसे कोई हरा नहीं सकता था। इतना कहकर रोनी ने तेजा को देखकर कहा, वैसे तेजा, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा। तुम चाहो तो रिंग में आ जाओ। हमारे रिंग में हमारे रूल्स के साथ मुकाबला कर लो। अगर तुम लगातार 3 गेम्स जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और ध्रुव से माफी भी मांग लूंगा। रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोनी बात बहुत समझदारी से कर रहा था। हालांकि कोई भी समझ सकता था कि रोनी जानबूझकर तेजा के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। रोनी के रूल्स के हिसाब से तेजा को अकेले 3 बॉक्सर्स से लड़ना था। सभी जानते थे कि तेजा बहुत ताकतवर था।
दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो तेजा के सामने टिक पाए, लेकिन 3 बॉक्सर्स का लगातार मुकाबला, वो भी अकेले, ये नामुमकिन था। मुक्केबाजी केवल टेक्निक का ही नहीं, स्टैमिना का भी खेल था। अगर 3 लोग तेजा के खिलाफ लड़ेंगे तो उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। ध्रुव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तेजा ने पहले ही अपना हाथ उठाकर ध्रुव को चुप रहने का इशारा कर दिया। ध्रुव को लगता था कि इस तरह के मुद्दे रिंग में नहीं सुलझाए जा सकते। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम लोग बॉक्सिंग में अच्छे हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम तीनों को एक साथ भेज दो। तेजा की आवाज में एरोगेंस टपक रहा था, जिसे सुनकर रोनी हैरान रह गया। रोनी ने मन ही मन कहा, तेजा को सच में अपने आप पर बहुत घमंड है। तेजा लड़ने के लिए तैयार हो गया और वो एक साथ 3 से लड़ने जा रहा था। तेजा को सच में कोई डर नहीं था। वो अपने आगे दास फैमिली को कुछ नहीं समझता था, पर रोनी को पता था कि तेजा कितना खतरनाक है। स्ट्रीट फाइट में वो अकेला ही कई लोगों के बराबर था, पर रिंग में बात अलग होती है। इसलिए रोनी ने तेजा का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कहा, क्यों? क्या तुमको सुसाइड करनी है? ठीक है, अगर तुम मौत से नहीं डरते तो हम तुमको बता देंगे कि रोनी के रिंग में आकर उसे चैलेंज करने का मतलब होता है मौत। वैसे तो रोनी तेजा का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था, पर सच्चाई ये थी कि वो खुद भी डर रहा था। तेजा एक लोन वुल्फ था जो अकेला ही कई पर भारी पड़ता था, लेकिन एक बनाम 3 मैच में तेजा का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। ये सब सुनकर आभा ने ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, ध्रुव, ये नहीं हो सकता, रोको इसे। मैंने पहले भी यहाँ बॉक्सिंग होती देखी है। ये लोग। आभा को बीच में टोकते हुए ध्रुव ने कहा, आभा तुम बीच में मत बोलना, अगर तुम दोबारा बोली तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आभा चुप हो गई। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव उससे नाराज हो। ध्रुव ने आभा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ये मामला मर्दों की तरह निपटाया जाएगा, यहाँ बीच में बोलने की जरूरत नहीं। आभा ने देखा कि ध्रुव थोड़ा मुस्कुरा रहा है, तो उसने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, अपने दोस्त को थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहो। उन दोनों के बीच मैच फिक्स हो गया तो सभी लोग बॉक्सिंग रिंग की तरफ चल दिए। जैसे ही सभी लोग रिंग में गए, एक शख्स को स्ट्रेचर से बाहर ले जाया जा रहा था। वो खून से लथपथ था और उसकी छाती पर भी बड़ा घाव था। ये खूनी मंजर काफी घिनौना था और कमजोर दिल का इंसान इसे देख भी नहीं सकता था। उसी समय रिंग से एक पहलवान उतरकर नीचे आया और अपने हाथों में लगे खून को एक कपड़े से साफ करता हुआ बोला, ये फाइट बहुत बोरिंग थी, मजा नहीं आया। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि वो शख्स अभी अभी एक फाइटर की छाती फाड़ कर आया था और उस पर भी उसे मजा नहीं आया था। उधर पूरे रिंग में उसके नाम का शोर मच रहा था। लाखा, 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 अरे कमाल कर दिया लाखा, दास बॉक्सिंग रिंग में कोई भी तुम्हारा टक्कर का नहीं है। हाँ, रिंग में लाखा को लड़ते देखकर मैं तो डर ही गया था। क्या बात है लाखा? वो लाखा नहीं, मौत का देवता है। लोगों के मुंह से अपना नाम सुनकर लाखा भी थोड़ा जोश में आ गया और दोनों हाथ उठाकर लोगों के शोर का जवाब देने लगा। तभी उसकी नजर रोनी पर पड़ी। रोनी को देखकर लाखा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत? रोनी ने बोर होने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम्हारे रहते दिक्कत कैसी? बस एक सरफिरा है जिसे मौत का डर नहीं लगता। असल में 2 लोग हैं। लाखा ध्रुव को नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने तेजा को देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो पागल सांड की तरह पैर पटकने लगा। रोनी ने लाखा से कहा, उसे खत्म कर दो, इस काम के लिए 20 लाख रुपए दूंगा। वहीं तेजा ने जब लाखा को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग से भाव थे जिन्हें ध्रुव समझ नहीं पा रहा था। तेजा थोड़ा हैरान लग रहा था, वो लाखा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहीं लाखा जो इस समय अपने रिंग में था, वो तेजा को देखकर भद्दे भद्दे इशारे कर रहा था और रिंग में जमा भीड़ लाखा के पक्ष में शोर मचा रही थी। तेजा को ऐसे देखकर ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ तेजा, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ध्रुव ने तेजा के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तेजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारा अभी इससे कोई मैच नहीं है। ये बहुत खतरनाक फाइटर लग रहा है। मैं अभी भी इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग रिंग में आने वाले लोगों के अंदर कोई इमोशन नहीं है। यहाँ जो जीतेगा जनता उसके लिए शोर मचाएगी। इतना कहकर तेजा रिंग में कूद गया। जैसे ही तेजा रिंग पर चढ़ा, लाखा ने तेजा को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम श्योर हो 3 लोगों से अकेले भिड़ोगे? तेजा के जवाब देने से पहले रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये 3 से अकेला लड़ेगा। क्या तुमको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है? याद रखना, 20 लाख रुपए का इनाम है। रोनी की बात पर लाखा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो डील पक्की। लाखा ने रोनी से हाथ मिला लिया, जिसका मतलब था कि वो तेजा को खत्म करने के लिए तैयार हो गया था। जैसे डील पक्की हो गई, रोनी ने लाखा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज रात की पार्टी मेरी तरफ से होगी।
कुछ अपने बेस्ट फाइटर चुनकर इस तेजा को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। लाखा ने अपना अंगूठा उठाकर रॉनी को इशारा किया। वो वैसे ही दरिंदा लग रहा था। जैसे ही दोनों के बीच की बात खत्म हुई, बॉक्सिंग रिंग में लोग खुशी से नाचने लगे। कुछ देर बाद अंदर से एक मोटा शख्स बाहर आया। उसे देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। रिंग में उसका नाम अनाउंस किया गया। तो अब आ रहा है द क्रेजी किलर कांचा चीमा। 30 साल का कांचा चीमा 20 साल से इस रिंग में फाइट कर रहा था। वो 3 बार जेल जा चुका था और हर बार फाइटिंग में गलत तरीके इस्तेमाल करने के कारण उसे जेल हुई थी। कांचा बहुत ताकतवर था और वो दास फैमिली की अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का मेन फाइटर था। उधर भीड़ से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। क्या बकवास है, ये तेजा कौन है? रोनी ने इतनी जल्दी कांचा को बाहर क्यों भेजा? मैंने सुना है कि ये तेजा एक साथ 3 से लड़ने जा रहा है। मैंने भी यही सुना है। मुझे लगता है कि कांचा अकेला ही उसका भुर्ता बना देगा। तेजा ने अपनी मौत को दावत दे दी है। तेजा पर लोग हंस रहे थे। हालांकि कुछ लोग जो तेजा को पहचानते थे वो चुप थे। अंडरवर्ल्ड में तेजा का नाम काफी फेमस था और तो और खुद मिस्टर जोश वो भी तेजा के बारे में जानते थे। तेजा टॉप लेवल का फाइटर था। उधर भीड़ तेजा का मजाक बना रही थी। वो कितनी देर टिक पाएगा? आओ बैट लगाते हैं। मैं 5 मिनट की शर्त लगाऊंगा। 5 मिनट में तेजा वहाँ खून की उल्टियां कर रहा होगा। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। 3 मिनट, केवल 3 मिनट में तेजा का काम हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम दांव पर लड़की को भी लगा सकते हो। दास रिंग में सब जायज है। लोग ध्रुव को भी दांव लगाने के लिए उकसा रहे थे और ध्रुव ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इस पर एक आदमी ने ध्रुव से कहा। इतना कहकर वो आभा को हवस भरी निगाहों से देखने लगा। आभा पर दांव? ध्रुव कभी भी अपने दोस्तों पर दांव नहीं लगा सकता था। ध्रुव एकटक तेजा को ही देख रहा था। तभी रिंग में तीसरा पहलवान भी आ गया, जिसे देखकर लोग खुशी से चीख पड़े। तभी घंटे की आवाज के साथ मुकाबला शुरू हो गया। अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हो पाया था कि अचानक पूरी भीड़ निराशा से भरी एक आह के साथ शांत हो गई। ये क्या हुआ? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। ये नामुमकिन है। अरे क्या ये सच है? कांचा? सभी लोग उठकर खड़े हो गए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज नहीं। 20 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ था। कांचा रिंग के अंदर बेहोश पड़ा था। मैच शुरू होते ही तेजा ने केवल एक मुक्का मारा और कांचा बेहोश हो गया। कांचा जमीन पर चित्त पड़ा था और उसका शरीर लगातार ऐंठा हुआ था। उसके लिए खड़ा होना तो दूर, अपने होश संभालना भी मुश्किल था। तेजा का एक मुक्का इतना तेज था कि कांचा के पास रिएक्ट करने का भी कोई समय नहीं था। कांचा को लगता था कि वो बहुत ताकतवर और फुर्तीला है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे सिर्फ एक मुक्के में धूल चटा देगा। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। ये देखकर सबसे ज्यादा डर रॉनी को लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? रॉनी बुरी तरह डर गया था। उसे लग रहा था कि ये एक तरफा मुकाबला है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजा इतना खतरनाक होगा। रॉनी ये सोचकर कांप उठा कि उसके अगले फाइटर का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसके फाइटर हार गए तो रॉनी को खुद भी रिंग में उतरना होगा। रॉनी की जान उसके गले में अटक गई। उसने लाखा की ओर देखकर पूछा, लाखा, क्या तुम इस तेजा को जानते हो? लाखा ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। उससे निपटना बहुत कठिन काम है। वो कभी चैंपियन हुआ करता था, पर एक लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और ये जिंदगी जी रहा है। इतना कहते कहते लाखा का चेहरा बिगड़ गया था। उसके मन में एक और बात थी जो उसने रॉनी से नहीं कही। उधर रिंग में तेजा अकेला ही उछल रहा था। बाकी दोनों पहलवान डर के एक तरफ खड़े थे और कुछ लोग कांचा के शरीर को स्ट्रेचर में ले जा रहे थे। कांचा को रिंग से हटाते ही तेजा ने फिर से चैलेंज देते हुए कहा, चलो आ जाओ, मैं जल्दी में हूँ। और यहाँ रॉनी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि तेजा की स्पीड और ताकत का कोई जवाब उसके रिंग में नहीं है। वो खतरनाक फाइटर है और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। तेजा से लड़ने के लिए किसे भेजा जाए? अंत में रॉनी ने मैच रुकवाने का फैसला लिया। मैच में 2 मिनट का ब्रेक अनाउंस कर दिया गया। अभी तक पूरे मैच में केवल एक ही घूंसा चला था और ब्रेक भी हो गया था। ध्रुव और आभा के चेहरों पर खुशी के साथ हैरानी थी। ब्रेक होते ही ध्रुव तेजा के पास गया और तारीफ करते हुए बोला, तेजा, तुम तो किसी की सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो। और क्या स्पीड थी। ध्रुव को लग रहा था कि उसने तेजा से अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। जवाब में तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी प्रोग्रेस भी कमाल है। ये सब तो प्रैक्टिस की बात है। मैं 20 सालों से खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, पर दिल्ली जैसी जगहों पर बॉक्सिंग को इतना स्पेस नहीं मिल रहा है।
यहाँ इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह लिया जा रहा है। अगर तुमको असली बॉक्सिंग देखनी या सीखनी है तो तुमको केरल जाना चाहिए, जहाँ ये केवल खेल ही नहीं, जिंदगी और मौत है। तेजा का मुक्का बहुत तेज और उसकी टेक्निक और ताकत कमाल की थी। तेजा ने आगे कहा, और तुम्हें एक बात और बताऊं, तुम्हारे आसपास सिखाने वालों की कमी नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा हूँ? तेजा ने ध्रुव से फिर पूछा। इससे पहले कि ध्रुव कोई जवाब देता, तेजा ने ही बता दिया। क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मौका मिला तो तुम मुझे जसविंदर से लड़ने का मौका दोगे। तेजा की आंखों में जुनून था। तेजा के अंदर पागलपन की हद तक बॉक्सिंग के लिए प्यार था। उसने ध्रुव से नजदीकियां बढ़ाई ही इसलिए थी कि एक दिन जसविंदर से लड़ने का मौका मिल पाए। तेजा की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा हैरान था। उसने मजाक करते हुए पूछा, तो तुम इसलिए यहाँ मेरी मदद करने आए थे? तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर मेरी इच्छा है कि एक मौका जसविंदर के साथ भी मिले। ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। उसने तेजा के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था कि तेजा मार्शल आर्ट का ऐसा दीवाना होगा, अ कंप्लीट मार्शल आर्ट मेनियाक। ध्रुव तेजा के दिल की बात समझ सकता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जसविंदर की तेजा से लड़ने की इच्छा को कैसे जगाया जाए। इधर दोनों बातें कर ही रहे थे कि उधर रोनी अपने आप में परेशान था। वो बेचैनी से इधर उधर भटक रहा था। कांचा की हार का मतलब था कि पूरे दास बॉक्सिंग रिंग में कोई भी उसके बराबर का नहीं था। अब क्या करें, सोचते सोचते रोनी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। हमेशा की तरह, रोनी ने कहा और मुस्कुरा दिया। वो अपनी प्लानिंग पर खुश था। रोनी किसी को अपने इलाके में आकर जीतने कैसे दे सकता था? अगर कोई रोनी के इलाके में आकर रोनी के पहलवानों को धूल चटाएगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। रोनी ने तुरंत अपने बगल में खड़े शख्स को कुछ समझाया। उसके बगल में खड़ा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, रोनी, मैं समझ गया। तुरंत बिकिनी में एक बेहद सेक्सी लड़की अपनी कमर मटकाते हुए तेजा के पास जाकर बोली, लो हैंडसम, कुछ ड्रिंक लो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या तुम रात को खाली हो? मैं तुम्हारी मसल्स को आराम पहुंचाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लड़की दास बॉक्सिंग रिंग की जान थी। सभी इसके करीब आना चाहते थे। कई पैसे वाले लोग तो अपनी सारी दौलत इस पर लुटाने को तैयार थे, पर तेजा ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। उसने बस इतना ही कहकर बात टाल दी, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, थैंक्स। वो लड़की तेजा को देखकर हैरान थी। उसने अपने होंठ चबाते हुए फिर से कहा, तो थोड़ा पानी पी लो। तेजा ने ट्रे से एक सोडा वाटर की बोतल ले ली। तेजा जैसे ही बोतल खोल रहा था, उसे एक अजीब सी महक आई। तेजा ने फिर से उसे सूंघा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो लड़की तेजा की शक्ल देखकर कांप उठी और उसे तेजा की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह लग रही थी। तेजा ने बोतल जमीन पर पटकते हुए रोनी को देखकर कहा, रोनी, तुम मेरे साथ इस तरह की घटिया चाल चलोगे? मुझे प्यास नहीं है। जल्दी करो और मैच शुरू करो। इसके बाद इस घटिया चाल का भी फैसला करेंगे। तेजा का गुस्सा देखकर रोनी थर थर कांप रहा था। रोनी को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो सबके सामने बेनकाब हो गया था। तेजा उससे लड़ने जा रहा था और उसका तेजा से कोई मुकाबला नहीं था। रोनी ने देखा कि तेजा नाम की मुसीबत को हल करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो हार गया तो बॉक्सिंग रिंग की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर गिल, हम पर दया करो। रोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दरवाजे से आवाज आई। दरवाजे से एक शख्स अंदर आ गया और उसकी आवाज किसी अधेड़ उम्र के शख्स की तरह लग रही थी। सभी ने दरवाजे की ओर देखा और वो सभी बहुत हैरान थे। अभी तक सभी को लग रहा था कि रोनी या कहें कि दास फैमिली अपने डोमेस्टिक रिंग में बढ़त पर है, और तेजा के एक घूंसे ने सारी इक्वेशन चेंज कर दी। आज दास फैमिली की रेपुटेशन पर काला धब्बा लग गया था। जो शख्स अंदर आया उसने सफेद सूट पहन रखा था। पहली नजर में वो कोई बिजनेसमैन लग रहा था। वो बॉक्सिंग रिंग में बैठे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो यहाँ न तो लड़ने के लिए आया था और ना ही उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट लग रहा था। उसे देखकर ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस शख्स ने ध्रुव को इज्जत के साथ मिस्टर गिल कहकर बुलाया था, जिसका मतलब साफ था कि वो ध्रुव को जानता था। हाँ, उस शख्स ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे कुछ दिन पहले यूपी में मिला था। अभी कुछ दिन पहले ध्रुव ने इन्वेस्टमेंट मीटिंग में लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग आए थे और वो सभी बिग शॉट थे। ध्रुव ने उन्हें ध्यान से नहीं देखा था। उस शख्स ने अपने सामने खड़े रोनी की ओर देखकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं इस मामले को निपटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस शख्स को आते देख रोनी का शरीर कांप उठा। रोनी उसे कैसे नहीं जानता था? ये उसका सनकी और पूरा पागल बड़ा भाई मार्को था। रोनी और मार्को पिछले कई दिनों से नहीं मिले थे और रोनी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा कैसे हो गया।
पहले कभी मार्को बॉक्सिंग रिंग का टॉप प्लेयर था। रॉनी को उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई आज बॉक्सिंग रिंग में आएगा, इसलिए उसने तुरंत उसका वेलकम करते हुए कहा, मार्को भाई तुम यहाँ आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? रॉनी और मार्को की तुलना नहीं की जा सकती थी। वो कमाल का फाइटर था। रॉनी और मार्को में जमीन आसमान का अंतर था। अगर मार्को यहाँ होता और लड़ रहा होता तो वो ही एक अकेला था जो तेजा को कुछ टक्कर दे पाता। रॉनी ने तुरंत कहा, भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुमको कितने दिनों बाद देखा है। इतना कहकर रॉनी ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा, मार्को भाई इस तेजा ने यहाँ आकर तूफान मचा रखा है। अब तुम ही हो जो इसे सबक सिखा सकता है। इससे पहले कि रॉनी अपनी बात पूरी कर पाता, मार्को ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि रॉनी को चक्कर आ रहा था। रिंग में खड़े लोग हैरान रह गए। रॉनी ने मार्को की ओर देखा। मार्को गुस्से में चिल्लाया, माफी मांगो। रॉनी सभी के सामने इस तरह थप्पड़ पड़ने पर बुरी तरह से गुस्से में हाँफ रहा था। उसने पलटकर गुस्से में मार्को से कहा, मार्को तुम किस तरह की बात कर रहे हो? क्या ये मजाक है? हमारे बॉक्सिंग रिंग की रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए। रॉनी ने हाँफते हुए आगे कहा, तुम क्या सोचते हो ये बॉक्सिंग रिंग है और यहाँ बॉक्सिंग हो रही है। मैं माफी किस बात की मांगू? हाँ, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या वो लोग यहाँ बॉक्सिंग खेलने के लिए आएंगे? अगर आज मैं माफी मांग लूं तो क्या हमारे बॉक्सिंग रिंग की कोई इज्जत रह जाएगी? रॉनी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। वो जानता था कि वो ताकतवर नहीं है, लेकिन मार्को के पास ताकत थी। जवाब में मार्को ने उसे गले लगाकर पास बुलाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मार्को अच्छे से जानता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। पिछले कई सालों से वो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था, लेकिन वो रॉनी का बड़ा भाई था और अपने छोटे भाई की जान उसे बहुत प्यारी थी। उसे किसी भी सूरत में अपने भाई को सेफ रखना होगा। मार्को ने फुसफुसाते हुए रॉनी के कान में कहा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। जिंदा रहोगे तो कल रिंग की रेपुटेशन भी बना लेना। इसलिए कह रहा हूं, जल्दी करो, मिस्टर गिल से माफी मांग लो। रॉनी ने ध्रुव को पहचान कर हंसते हुए कहा, वो मिस्टर गिल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना कहकर रॉनी ने हंसते हुए कहा, भले ही बारबेक्यू स्टैंड पर काम करने वाला कोई निकम्मा शख्स अमीर बन जाए, पर वो हमारा फायदा नहीं उठा सकता, है ना भाई? मार्को भी दूसरों के सामने झुकने वाला इंसान नहीं था। हालांकि उनकी मुलाकात ध्रुव से यूपी में इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में हुई थी और मार्को को आल्डो फैमिली की कुछ खबर मिली थी। भले ही मार्को इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाया था, पर उसे इतनी समझ थी कि ध्रुव कोई आम इंसान नहीं है। मार्को को काफी समय पहले ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया से नफरत हो गई थी। जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी गया था तो उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई थी और इत्तेफाक ऐसा बना कि दिल्ली वापस आने के बाद फिर से उसकी मुलाकात ध्रुव से हो गई। अपने रिंग के गेट पर रॉनी की लैंड रोवर और ध्रुव की GTR कार को देखकर मार्को समझ गया था कि कोई लड़ाई हुई है। अंदर आने के बाद मार्को को और जानकारी भी मिल गई। मार्को को यह भी पता था कि ध्रुव को पैसों की परवाह नहीं होगी, पर इतना जरूर था कि ध्रुव गुस्से में था। और कांचा का हाल जानने के बाद मार्को समझ गया था दास फैमिली का बॉक्सिंग रिंग ध्रुव का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रॉनी का गुस्सा दबा दिया गया था। वो बेहद दुखी था। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था। या तो रिंग पॉइंट में बेईमानी से जीत जाओ, या रिंग की लड़ाई को सड़क में ले आओ और पिस्टल के सहारे जीत लो, या चुपचाप माफी मांग लो। बाकी के दो ऑप्शंस बेकार लग रहे थे, इसलिए माफी मांगना ही ज्यादा सही था। वैसे भी कोई बात होगी तो रॉनी कह देगा कि बड़े भाई के कहने पर ध्रुव से माफी मांग ली। इतना सोचकर रॉनी ने हाथ जोड़कर ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग रिंग में बैठे लोगों में से किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दास फैमिली का कोई मेंबर माफी भी मांग सकता है? इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मार्को ने रॉनी से माफी मांगने को कहा था। मार्को ने आगे बढ़कर ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मेरा भाई बहुत बेवकूफ है। इसकी तरफ से मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। इतना कहकर मार्को ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका सारा पैसा चुका दिया था, पर लोन कंपनी और मेरे लोगों की मिलीभगत के कारण उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम आपकी गर्लफ्रेंड के पैसे वापस कर देते हैं। मार्को ध्रुव के सामने ऐसी बातें कर रहा था। वहीं रॉनी को लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कई बार जोरदार थप्पड़ मारे गए हों। वो हार मानने को तैयार नहीं था और गुस्से में फटने वाला था। इधर मार्को ने अपनी चेकबुक निकाली, कुछ लिखा और आभा को देते हुए कहा, ये पूरे 20 लाख का चेक है, क्या ये काफी रहेंगे? आभा ने चेक हाथ में लिया। वो हैरान थी। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्को ने उसे इतना बड़ा चेक दिया था। इन पैसों के लिए आभा को क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ा था। जैसे ही आभा हाँ कहने जा रही थी, ध्रुव ने आभा के हाथ से चेक छीनकर फाड़ दिया। ध्रुव को 20 लाख रुपए की भी परवाह नहीं थी। मार्को थोड़ा हैरान था। वो असल में पैसे देकर ध्रुव का दिल जीतना चाहता था।
ध्रुव ने आभा को ठंडी नजर से देखते हुए कहा। 20 लाख? क्या तुमको लगता है कि आभा के चेहरे पर एक थप्पड़ की कीमत सिर्फ 20 लाख थी? मार्को ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखकर कहा, मिस्टर गिल, आप क्या सोचते हैं, कितने पैसों से माफी मांगी जा सकती है? मार्को ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो कभी कभार ही दूसरों के सामने सिर झुकाता था। आभा डरी हुई थी। उसे खुशी थी कि 20 लाख रुपए मिले। 20 लाख के लिए आभा और भी कई थप्पड़ खाने को तैयार थी। इतने काफी थे उसके लिए। पर ध्रुव का गुस्सा देखकर आभा चुप रही। जवाब में ध्रुव ने अपनी उंगली उठाकर कहा, 10 करोड़ रुपए। मार्को हैरानी में फटने वाला था। 10 करोड़? मार्को आभा को पैसे देकर ध्रुव को इम्प्रेस करना चाह रहा था, पर उसने सोचा नहीं था कि ध्रुव 10 करोड़ रुपए मांग लेगा। मार्को ने थोड़ा लाचारी का मुंह बनाकर कहा, मिस्टर गिल, आपको पता होना चाहिए कि 10 करोड़ कम नहीं होते। अगर मैं दास फैमिली की सारी प्रॉपर्टी बेच भी दूं, तो भी इतना पैसा जुटाना मेरे लिए मुश्किल है। मिस्टर गिल, अगर आप ऐसी डिमांड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर इस मसले को हल नहीं करना चाहते हैं। फिर ध्रुव ने हल्के से कहा, 10 करोड़ नहीं है? ओके, फिर 20 करोड़ तो होंगे। क्या? उसने बस एक ही सवाल पूछा और ध्रुव ने 20 करोड़ तक बढ़ा दिए। मार्को ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो जानता था कि वो तेजा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने बहुत ही पोलाइट होते हुए कहा, मिस्टर गिल, हमारे पास अभी भी उतना पैसा नहीं है। लेकिन ध्रुव उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ध्रुव ने फिर कहा, तो 30 करोड़, बस इतना फाइनल है। मार्को सच में ध्रुव को मार डालना चाहता था। ध्रुव मार्को के इलाके में आकर उसे ही बुली कर रहा था। मार्को ने साफ बता दिया था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, पर मार्को ने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की और फिर से कहा, मिस्टर गिल, मैं मानता हूं कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे यूपी में मिला था और मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज आप दास फैमिली को बेइज्जत करना चाहते हैं। मार्को की आवाज थोड़ी बदल गई। उसने आह भरी। वो ध्रुव का साथ पाना चाहता था, पर उसे ध्रुव बहुत घमंडी और बदतमीज लग रहा था। मार्को के तेवर बदल रहे थे और ध्रुव बेखौफ था। मार्को कभी इस तरह से बुली नहीं हुआ था, पर आज ध्रुव उसे उसके इलाके में, उसके रिंग में धमका रहा था। इसलिए ये ठीक ठीक कहना मुश्किल है कि ध्रुव आज वहां से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। आज लग रहा था कि यह साबित हो जाएगा कि पैसा किसी की जान नहीं बचा सकता। अगर पैसा सब कुछ हल कर सकता तो समाज में अंडरवर्ल्ड की जरूरत ही ना होती। मार्को ने गुस्से में ध्रुव को देखकर कहा, आप काफी बदतमीज और घमंडी हैं मिस्टर गिल। जवाब में ध्रुव ने कहा, मैं उन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ता जो मुझे काटने के बारे में सोच भी लेते हैं। ध्रुव के तेवर बदले हुए लग रहे थे। मार्को ने ध्रुव की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ध्रुव करना क्या चाहता है। उसने पूछा, मिस्टर गिल, क्या आपको लगता है कि मैं कुत्ता हूँ? मार्को की आवाज तेज होती जा रही थी, पर ध्रुव की आवाज और भी तेज थी। नहीं, तुम कुत्ते नहीं। मुझे लगता है कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। मार्को से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उसने एक बार फिर पूछा, क्या कहा? मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ? इतना कहकर अचानक मार्को हंसा और बोला, मिस्टर गिल, बस बहुत हुआ। भाड़ में गई इज्जत जो मैं तुम्हें दे रहा था। तुम बहुत बदतमीज हो। और अब? मार्को को बीच में टोकते हुए ध्रुव ने कहा, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम भी बदतमीजी कर सकते हो। कल तुम बदतमीज थे, आज मैं हूँ। अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कुत्ता बनने लायक भी हो या नहीं। ध्रुव ने मिस्टर जोश का नंबर डायल किया और फोन मार्को की ओर फेंक दिया। मार्को ने नंबर देखा और डर गया। मिस्टर जोश? ध्रुव मिस्टर जोश जैसे किसी इंसान को भी जानता है। जैसे रिंग गई, मिस्टर जोश की आवाज आई, मिस्टर गिल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मार्को की आंखें फैल गई थीं और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग मार्को को घूर कर देखने लगे। मार्को फोन पर किसी की आवाज सुनकर ही डर गया। इस समय मार्को ने धीरे से अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं कुत्ता बनने के लायक भी नहीं हूँ। मार्को की नजर में वो अभी मिस्टर जोश से बात करने के लायक भी नहीं था। अगर मिस्टर जोश ने अभी मार्को की आवाज सुन ली होती तो उसके लिए भागने के लिए दुनिया कम पड़ जाती। मार्को ने सरेंडर कर दिया था। ध्रुव ने सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहा, 30 करोड़, एक पैसा भी कम नहीं। मार्को की आंखों में आंसू आ गए थे। मिस्टर गिल, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। ये बॉक्सिंग रिंग बेच दूंगा।
मिस्टर गिल, प्लीज हम पर कुछ दया करो, हम इतना पैसा अरेंज नहीं कर सकते। मार्को सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जब रॉनी ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ध्रुव सिर्फ एक पैसे वाला इंसान था। आज उसके बड़े भाई से क्या गलती हो गई जो ध्रुव के पैरों पर गिर गया है। अपने भाई को इस तरह ध्रुव के पैरों पर गिरा देखकर रॉनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दौड़कर अपने भाई को ध्रुव के पैरों के पास से घसीटते हुए बोला, मार्को, हमें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। रॉनी ने दौड़कर मार्को को खींच लिया और कहा, मैं उसे अभी यहीं खत्म कर दूंगा। मैं इस ध्रुव को मार डालूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले ही रॉनी ने अपनी पिस्टल निकाल ली। उसे देखकर ध्रुव के पीछे खड़े लोग भागे, मानो ये असली पिस्टल है। फिर रॉनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ध्रुव पर गोली चला दी। भाड़ में जाओ। दिल्ली, तृप्ति के हॉस्पिटल वार्ड में। यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस शख्स को अपनी ओर आता देख तृप्ति की मां आस्था जिंदल के चेहरे पर डर था। वो गुस्से में चीख रही थी। अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उनके सामने खड़ा शख्स वार्ड में नहीं आ पाया था क्योंकि तृप्ति की मां उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी। वो शख्स तृप्ति की मां के इस तरह से दुत्कार कर भगाने के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी मित्रन था। वो गुस्से में अकेला बैठा बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसकी मां ने सुसाइड किया था। उसके बंगले में आग लगा दी गई थी और स्टील ट्रियो ने उसका साथ छोड़ दिया था। इसके अलावा उसका सारा पैसा ध्रुव ले गया था और उसे गिल फैमिली के उत्तराधिकारी की दौड़ से बाहर होना पड़ा। कुछ दिन पहले आल्डो फैमिली के साथ जो हुआ उससे उसे बेहद सदमा लगा था। उसे लगता था कि उसके दादा विलियम खतरनाक इंसान थे। तेजस्वी ने भी अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर ध्रुव के सामने कोई कुछ कर ही नहीं पाया। ये सोचकर तेजस्वी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। 20 साल पहले उसके दादा विलियम ने हथियारों की दलाली कर अपने करियर की शुरुआत की थी। इतने सालों में तेजस्वी आल्डो फैमिली में भले ही ज्यादा समय तक नहीं रहा, पर उसने कभी किसी हथियार को नहीं देखा था। उसे लगता था कि ध्रुव को जरूर उसके दादा विलियम का कोई गंदा सीक्रेट पता होगा, नहीं तो विलियम जैसा इंसान ध्रुव के सामने कैसे हार मान सकता था। तेजस्वी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। गिल फैमिली की सिक्योरिटी और अपनी मां समांथा के बिना वो कुछ भी नहीं था। तेजस्वी ने अकेले में गुस्से से मुट्ठी कसकर भींच ली। अचानक उसके सामने एक कार आई। कार की रोशनी बेहद तेज थी, जिससे एक पल के लिए तेजस्वी की आंखें चौंधिया गईं, जिससे तेजस्वी का गुस्सा कार की तरफ शिफ्ट हो गया। उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और सीधा सामने खड़ी कार पर फेंक कर मारा। क्या तुम्हें कार पार्क करना नहीं आता? अब जाकर तेजस्वी की नजर कार के लोगों पर पड़ी। ये एक शानदार रोल्स रॉयस कार थी। रोल्स रॉयस से एक शख्स उतर कर नीचे आया और बहुत धीमे कदमों के साथ चलता हुआ तेजस्वी के पास आया। कार पर पत्थर मारने के बाद भी वो बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आई एम सॉरी आपको इतने सालों में इतना कुछ सहना पड़ा। तेजस्वी हैरान था। परसों जब वो अपने डिप्रेशन के रॉक बॉटम में था, तब उसने अपने पापा संतोष को फोन किया था, पर संतोष की ओर से केवल एक ही जवाब आया था, जाकर माफी मांग लो। अगर उसे उस समय थोड़ा सा भी हौसला मिल जाता तो शायद वो गिल फैमिली की असिस्टेंट अनिका से गिल फैमिली की विरासत छोड़ने को न कहता। लेकिन जो व्यक्ति उसके सामने रोल्स रॉयस चला रहा था, वो उसके पापा संतोष का आदमी नहीं लग रहा था। तेजस्वी ने सामने खड़े इंसान से पूछा, आप कौन? उस शख्स ने झुककर तेजस्वी से कहा, सर, अगर आप मेरे साथ घर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, गिल फैमिली की विरासत हम आपके लिए मैनेज कर सकते हैं। तेजस्वी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए तेजस्वी उस शख्स के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में तेजस्वी ने नाराजगी में उसे देखकर कहा, तुम्हें ध्रुव ने भेजा है ना? तुम बहुत बुरे हो। मुझे बेइज्जत करने का ये बहुत ही घटिया तरीका है। तेजस्वी उस शख्स से नजरें हटाकर जाने के लिए मुड़ा और उस अधेड़ उम्र के इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये कारण है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मित्रन फैमिली कभी झूठ नहीं बोलती। तेजस्वी फिर से हैरान रह गया। मित्रन फैमिली? कौन सी मित्रन फैमिली? सर, हम आपको इस समय सब कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि मित्रन फैमिली अपने आप को छिपा कर रखती है। आप जानना नहीं चाहते कि आपका सरनेम मित्रन क्यों है? कभी मिस्टर मित्रन और मिस ऑल्डो के बीच हुई शादी में नहीं बन पाई और वो अलग हो गए। पर अब जब आपकी माँ मिस ऑल्डो नहीं रही तो आप मिस्टर मित्रन के इकलौते बेटे हुए। इसलिए मित्रन फैमिली पर्सनली आपका बदला लेने में आपकी मदद करेगी।
तेजस्वी कुछ हद तक उसकी बातों से कन्विंस लग रहा था, मानो डूबते को बचाने वाला तिनका मिल गया हो। डोंट वरी, भारत में कोई भी ऐसा नहीं है जो मित्रन फैमिली के लिए खतरा पैदा करे। ये कहते वक्त उस शख्स की आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उसने एक कार्ड निकाला और तेजस्वी को देते हुए कहा, सर, कल से आपकी नई पहचान ये होगी, सन ऑफ मित्रन फैमिली। तेजस्वी मित्रन फैमिली में लौट आया था, और इस बात का यकीन खुद तेजस्वी को भी नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद ही नहीं थी। वो मित्रन फैमिली का वंशज निकला। गिल फैमिली वास्तव में बहुत पावरफुल थी, लेकिन गिल फैमिली दुनिया में पावरफुल होगी। यहाँ भारत में लोकल एरियाज में लोकल फोर्सेस ही पावरफुल थी। जब तेजस्वी मित्रन के घर गया तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो था अनिका को फोन। अनिका, आज डिनर के लिए यहाँ आओ। अनिका ने देखा कि तेजस्वी की टोन बदली बदली लग रही थी। पहले वो काफी इज्जत के साथ बात किया करता था और अब डिनर के लिए ऐसे इनवाइट कर रहा था जैसे धमका रहा हो। अनिका फोन रखने ही वाली थी कि तभी उसने तेजस्वी की आवाज सुनी। मैं मित्रन के बंगले पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या? अनिका की आंखें अचानक ठिठक गईं। मित्रन का घर? मतलब सच में ये कोई इनविटेशन नहीं था, बल्कि एक धमकी थी। उधर दिल्ली में दास फैमिली बॉक्सिंग रिंग में रोनी ने गोली चला दी थी, पर सही समय पर तेजा ने ध्रुव को एक तरफ धक्का देकर बचा लिया था। रोनी गुस्से में पागल हो गया था। आज बॉक्सिंग रिंग में दास फैमिली अपना दबदबा फिर से पाने में कामयाब रहेगी। रोनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूक निकाल ली थी। उसे किसी का कोई डर नहीं था। दास के बॉक्सिंग रिंग में अगर कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग मर भी गए तो क्या होगा। उसे इस समय ध्रुव की आइडेंटिटी या उसके बैकग्राउंड की कोई परवाह नहीं थी। अगर वो मर गया कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोनी ने फिर से गोली चला दी। उसे लग रहा था कि अगर ध्रुव मर गया तो कोई कुछ नहीं करेगा। बचो। तेजा ने ध्रुव की ओर देखा। आगे बढ़ने में उसे कोई झिझक नहीं थी। वो एक झटके में बिजली की फुर्ती की तरह आकर सीधे ध्रुव के सामने खड़ा हो गया और उसे दूर ढकेल दिया। ध्रुव हैरान था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता खून बह चुका था। ध्रुव तेजा को खींचकर अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया, तेजा! ध्रुव ने तेजा को हिलाया तो उसके हाथ में कुछ गर्म महसूस हुआ। तेजा का खून ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने टंकी खोलती हो। ध्रुव ने रोनी को घूर कर देखा जैसे वो उसे खा जाएगा, पर रोनी बेफिक्र था। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम बहुत पावरफुल हो? अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो रोनी को अब अपने बड़े भाई, अपनी फैमिली या किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, ध्रुव की मौत। तेजा को गोली लग गई थी, वो जमीन में पड़ा था, पर रोनी पागलों की तरह हंस रहा था। फिर उसने ध्रुव पर अपनी बंदूक तानते हुए कहा, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? अगला नंबर तुम्हारा है। फिर रोनी ने ध्रुव के बगल में खड़ी आभा की ओर देखकर हंसते हुए कहा, देखा मेरी जान, तुम जिसे लेकर आई थी वो भले ही थोड़ा अमीर हो गया हो, पर फिर भी किसी काम का नहीं है। इस नकारे बदतमीज को अभी तक इतना नहीं पता कि मेरे इलाके में आकर तमीज से पेश आना चाहिए। पर तू चिंता मत कर, इसके बाद तुझे मैं इस रिंग में रोज घुमाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि मुझे छेड़ने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर रोनी अपने पीछे खड़े लोगों को देखने के लिए मुड़ा। रोनी के पीछे खड़े सभी लोग यहाँ के रूल्स अच्छे से जानते थे। यहाँ कहना न मानने वाली लड़कियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती थी। आभा जैसी सुंदर लड़कियों के लिए तो मुश्किलें और भी ज्यादा थी। रोनी के चेहरे पर हवस और पागलपन दोनों थे। वो ध्रुव को गोली मारने वाला था और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक गोली लगने के बाद भी तेजा अभी मरा नहीं था। तेजा ने खुद को संभाला और ध्रुव के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। तेजा ने हाँफते हुए ध्रुव से कहा, जाओ ध्रुव, भाग जाओ, जाओ जल्दी भागो। ध्रुव पत्थर बनकर खड़ा रहा। वो तेजा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता था? वैसे भी अगर वो भागेगा भी तो भी दास फैमिली के बॉक्सिंग रिंग से बाहर जाने से पहले ही पकड़ा जाएगा। ध्रुव ने सोचा था कि मिस्टर जोश का नाम सुनकर दास सरेंडर कर देगा, पर इन सिर फिरे लोगों को ध्रुव अच्छे से जज नहीं कर पाया था। दोनों दास भाइयों ने आज तक शहर में हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी थी। आज ध्रुव उसका बदला लेने आया था, पर यहाँ खूनी खेल शुरू हो गया। ये एक मौत की लड़ाई थी और मौत के साथ ही खत्म होने वाली थी। तेजा के शरीर के किसी कमजोर हिस्से पर चोट नहीं लगी थी। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और कहा, ध्रुव मैं इसे संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तेजा में जबरदस्त विल पावर था। कोई नहीं जानता था कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही थी। इसके साथ तेजा एक झटके के साथ अचानक रोनी की तरफ कूद पड़ा। रोनी हैरान था, इस हालत में भी वो लड़ने की ताकत में कैसे हो सकता था। रोनी ने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है ना?
तेजा कितना भी तेज क्यों ना हो, बंदूक से निकली गोली से तेज नहीं हो सकता था। रोनी ने फिर से एक धमाकेदार शॉट मारा, लेकिन इस बार शॉट उतना सटीक नहीं बैठा और एक गोली सीधे तेजा की जांघ में लगी। तेजा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। तेजा को ऐसे जमीन पर गिरा देखकर रोनी आगे बढ़ा और फिर से गरजता हुआ बोला, आओ, क्या हुआ? मुझ पर झपटते क्यों नहीं? तेजा दर्द से अपने होठों को दबा रहा था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। रोनी की गोली ने उसकी जांघ की हड्डी तोड़ दी थी। उसने कई बार कोशिश की पर उठ नहीं पाया। तेजा को जमीन पर घिसटता हुआ देखकर रोनी ने उसको अपने गन पॉइंट में लेकर ध्रुव की ओर देखकर हंसते हुए कहा, तो मिस्टर गिल, तुम्हें एक अच्छा वफादार कुत्ता मिल गया था, पर अफसोस कि वो मुझे काटने आया था। उसकी वफादारी उसकी मौत का कारण बन रही है। फिर रोनी ने तेजा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अब पता चला कि बाप कौन है? यह नजारा काफी डराने वाला था। रोनी ने अपनी पिस्टल तेजा पर लगा रखी थी। तेजा दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर में 2 जगह गोली लगी थी और फिर भी वो लड़ने को तैयार था। यह मंजर देखकर आभा रोने लगी। आभा की सिसकियां सुनकर रोनी की नजर आभा पर पड़ी। उसने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, अगर तुम अभी भी मेरे आगे घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुमको एक आसान सी मौत दे दूंगा। तुम खुद देख लो तुम्हारी छमिया कितनी परेशान है। उसे अभी हम सबको खुश करना है और ये नजारा मैं तुमको भी देखने दूंगा ताकि तुम भी खुशी से मरो। रोनी अपने असली रूप में आ गया था और इस सीन ने सभी को डरा दिया था। रोनी की तुलना में जग्गा और शिखर गुलाटी जैसे गैंगस्टर्स आमतौर पर पैसे से या पावर से अपनी प्रॉब्लम हल करते थे, पर उसे असली अंडरवर्ल्ड नहीं कहा जा सकता था। लोग कहते थे कि अंडरवर्ल्ड दुनिया की शुरुआत रोनी के यहाँ से होती है। वो बिना किसी पछतावे या रहम के लोगों को मार रहा था। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था कि इसका क्या अंजाम होगा, ना ही उसे किसी पर रहम आ रहा था। ये थी असली अंडरवर्ल्ड दुनिया, जहां बेरहमी से जान ली जाती थी। रोनी ने आगे बढ़कर आभा के बाल पकड़ लिए और चिल्लाया, तुझे बहुत गर्मी है ना? एक थप्पड़ के बदले इनको यहाँ लेकर आई। बुला और लोगों को बुला। क्या तुझे पता नहीं है ये कौन सी जगह है? रोनी गुस्से में पागल हो गया था। उसने आभा के बाल इतनी जोर से पकड़ रखे थे कि आभा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रोनी ध्रुव की तरफ देखकर चिल्ला रहा था, अगर तुझमें हिम्मत है तो और भी लोगों को बुला ले। तुझे क्या लगता है मैं तेरे से अच्छे से पेश आऊंगा? तुम लोगों ने दास फैमिली के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मार्को ने इज्जत दी, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। क्या लगता है यहाँ आकर दास फैमिली को धमका लोगे? क्या हमें धमकाना इतना आसान है? इतना चिल्लाने के बाद रोनी अब थोड़ा शांत लग रहा था। उसने आभा को अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ फेंक कर इशारा किया। रोनी के इशारे का मतलब था कि ध्रुव के सामने आभा को बेइज्जत करो, और रोनी के पीछे खड़े लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।